हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू स्पार मैथ। और कैसे हैं आप सब? आई थिंक बेहतर होंगे। और मुझे लगता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेक्चर आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ के बहुत आनंद आया होगा। हमने सारी बेसिक से चीज़ें मतलब जो हैं कवर की हैं, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बार पूछा जाएगा उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो मैं उस हिसाब से बताता, लेकिन सब्जेक्टिव है तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। उन बच्चों को लगेगा ऐसा जो बच्चे सोचते हैं कि मैं सिर्फ बीएससी एज अ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, उनको कोई और नौकरी लेनी है, किधर किसी और मैथ की फील्ड छोड़ के कहीं और जाना है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें हैं, है ना। बाकी तो जो पढ़ना ही चाहते हैं तो उनके लिए तो बेटर है। आज ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा। हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ दो चार चीज़ें ही हैं, तो एक ही लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो सकता है, ठीक है। तो अब जो टॉपिक नेक्स्ट आता है इसका, वो है हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा जाना आपने, तो उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से एक वी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, से लेके डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है हमारे पास? एल टी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने क्या कह दिया, इसकी बेसिस ले ली, हमने ले ली बी वन एक बेसिस। किसकी ले ली? वी वन स्मॉल वी टू वी थ्री वी फोर डॉट 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 वी एन, है ना। ये बेसिस ले ली हमने। ली किसकी बेसिस? बेसिस ऑफ वी ओवर एफ। वी ओवर एफ की बेसिस ले ली, पक्का। एक हमने बी टू सेट बनाया इसी तरीके से। बी टू हमने क्या किया? वी वन हमने क्या किया? वी वन डैश और वी टू डैश या वी थ्री डैश डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास वी एन डैश। ये हमने बेसिस ले ली किसकी? डब्ल्यू ओवर एफ की। हमें मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखना है, ये डब्ल्यू ओवर एफ की बेसिस है। अब थोड़ा ध्यान से समझने का ये प्रयास करो, सॉरी, कि जैसे ये हमारे पास बेसिस है, तो जो बेसिस होती है, तो अगर बेसिस की इमेज निकालें तो ये होगी टू टी बी वन और टी ऑफ बी टू एंड टी ऑफ बी थ्री, ऐसे डॉट 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 करते हुए चला जाएगा टी ऑफ बी एन। ये हो जाएगी इमेज। इमेज के अंदर भी कितने एलिमेंट होंगे? एन एलिमेंट होंगे। तो ये सब बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे? डब्ल्यू और एफ में। भाई यहाँ का कोई एलिमेंट अगर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है डब्ल्यू और एफ के अंदर जाएगा, पक्का। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये बेसिस है, हमें क्या निकालना है? मैट्रिक्स निकालना है। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखते हैं, टी ऑफ बी वन और बी टू, इस तरीके से। मतलब बी वन बेसिस के रिस्पेक्ट में हमें मैट्रिक्स निकालनी है, या कहीं कहीं पे इसको ऐसे लिखते हैं, टी ऑफ बी वन बी टू, इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर सेम मान लो बेसिस होती है तो टी बी वन यानी उसको टी भी लिख देते हैं। ये लिखने का तरीका होता है। तो हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करनी, कैसे निकालें? अब एक बात आपको ध्यान होगी, मैंने कई बार बताया है, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के उस लेक्चर में कई बार मैंने डिटेल में उसको समझाया है, कि अगर मान लो कि जैसे वी और एफ के हमारे पास वेक्टर है, ये क्या है? वी और एफ के वेक्टर हैं। तो अगर ये बेसिस वेक्टर हैं, तो अगर डब्ल्यू और एफ से हम कोई भी वेक्टर लेके आए, डब्ल्यू और एफ से अगर एनी एनी वेक्टर, अगर हम कोई भी वेक्टर डब्ल्यू और एफ से लेके आए, तो उसको इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जो उसकी बेसिस है उन वेक्टर्स को उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास डब्ल्यू और एफ की बेसिस क्या है? बी टू है। तो ये जो हमारे रेंज वाले इस टाइप के एलिमेंट आते हैं, जिनको इमेज कहते हैं, इमेज को इस बी टू बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। तो लिखोगे तो कैसे? जैसे टी बी वन को हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, कैसे? इसको इस तरीके से लिख लें, अल्फा वन वन बी वन डैश प्लस अल्फा टू वन बी टू डैश प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर आ जाएगा अल्फा एम वन, है ना। और
बी एम डैश, इस तरीके से ये अल्फा 1122 ये हमने कांस्टेंट ले लिए। सेम तरीके से टी बी टू को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा 12 बी वन डैश प्लस अल्फा 22 बी टू डैश डैश है ना, प्लस अल्फा हमारा बाद में फिक्स रहता है ना अल्फा 32, और ये हमारा अल्फा है अल्फा 32 और बी टू डैश बी थ्री डैश प्लस डॉट डॉट डॉट, यह जाएगा अल्फा यम 2 और बी एम डैश। ऐसे इस तरीके से ये हमने क्या लिए, कांस्टेंट ले लिए। इसी तरीके से टी वी एन को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फा एन वन बी वन डैश प्लस अल्फा एन टू बी टू डैश प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा अल्फा एन एम है ना, अल्फा एम एन हमारे पास क्या जाएगा, अल्फा एम एन हमारे पास क्या जाएगा, बी एम डैश। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मतलब इक्वेशंस बना ली। जैसे आपने सेमेस्टर 1 में सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा होगा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इसी तरीके से कुछ इक्वेशंस बनाई जाती थी, फिर उनको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता था, ये इक्वेशंस बन गई। अब जैसे इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे टी ऑफ वी वन फिर टी ऑफ वी टू प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर आ जाएगा टी ऑफ बी। ठीक, इसको ऐसे मैट्रिक्स में बना लोगे, ये कॉलम वेक्टर है, इधर हमारे पास क्या जाएगी, अल्फा 11 अल्फा 21 से लेके डॉट 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 अल्फा यम वन, ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट में आ जाएगा हमारे पास अल्फा एम एन, सारे कोफिशिएंट यहाँ पे लिख रहे हैं। अल्फा हमारा शुरू होगा n1 से या m1 से, जहाँ से मिल लो है ना, यहाँ पे कुछ एंट्रीज आएंगी सारी की सारी, ये मैट्रिक्स बनेगी। और इधर हमारे पास v1 डैश है, v2 डैश है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे vm डैश है। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये जो मैट्रिक्स निकल के आती है, इस मैट्रिक्स का नाम हम देते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या हुआ, तरीका हमारे पास ये रहेगा कि अगर कोई भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है जो कि लीनियर है और b1 उसकी बेसिस है, b2 उसकी बेसिस है, तो हम क्या करेंगे, b1 बेसिस से इमेज के वेक्टर निकालेंगे और उस इमेज के वेक्टर से हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास w और f की बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के मैट्रिक्स बना देंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब कैसे करना है देखो, क्वेश्चन देखोगे तब और समझ में आएगा। क्वेश्चन समझो, जैसे क्वेश्चन हमारे पास आया ऐसा कि ये हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, कहाँ से, R2 से लेके R3 पे एक ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। ठीक, ये हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और कैसे डिज़ाइन की गई ये कि एक्स वाई, देखो ये R2 है, 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे एक्स वाई ले रहे हैं। फिर इमेज 3 डायमेंशनल आ गई, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे x प्लस वाई कामा 0 ऐसा है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इसकी b1 बेसिस ले रहे हैं, तो बेसिस हमारे पास क्या है इसकी 1,2 एंड 2,0, ये हमारे पास इसकी b1 बेसिस है। और एक b2 बेसिस हम ले रहे हैं इसकी, वो हमारे पास क्या, देखो b1 हमारे R2 से आ रही है बेसिस, R3 की बेसिस हमारी जो आ रही है वो इस तरीके से 1,0,2, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, -1 0,0 हो गया, और फिर हो गया 3,2,0, ये हमारे पास b2 बेसिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना है, अब हमें निकालना है मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स निकालना है, b1 और b2। तो पहला काम होता है हमको इमेज वेक्टर निकालने होते हैं, b1 बेसिस जो है उसकी इमेज निकालनी होती है, यानी t1,2 निकालना होगा और हमें t2,0 निकालना होगा। तो जैसे 1,2 निकालोगे तो इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे, इमेज यहीं से निकल रही है, तो जैसे x की जगह 1, y की जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3,0,0 और दूसरा हो जाएगा 2,0,0, ये 2 वेक्टर मिल गए। अब ये जो 2 वेक्टर मिले हैं, इन दोनों वेक्टर को हम क्या करेंगे, ऐसे 3,0,0, इसको हम लिखेंगे जो b2 दूसरी इमेज वाली बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो जैसे हमने मान लिया अल्फा टाइम्स 1,0,2 प्लस बीटा टाइम्स -1,0,0 प्लस गामा टाइम्स लिख लिया 3,2,0, अल्फा बीटा गामा हमारे कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स, अल्फा की 1 में मल्टीप्लाई हुई अल्फा, यहाँ से माइनस का बीटा आ गया प्लस का 3 गामा आ गया। गामा जब अल्फा की 0 में मल्टीप्लाई हुई 0, बीटा की 0 में हुई 0, गामा की 2 में हुई तो ये आ गई 2 गामा। गामा जब अल्फा की 2 में हुई तो 2 अल्फा, बीटा की 0 में हुई तो 0, गामा की 0 में हुई तो 0। अब क्या करो, इसको इधर से कंपेयर करो,
बड़ा आसान है, जब कंपेयर आप करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, कैसा, अल्फा माइनस ऑफ बीटा प्लस 3 ऑफ गामा, पहली एंट्री से कंपेयर करोगे 3, फिर आ जाएगा 2 ऑफ गामा 0, फिर आ जाएगा 2 ऑफ अल्फा 0। तो यहाँ से कंफर्म पता चला कि गामा हमारा 0 है, यहाँ से कंफर्म पता चला अल्फा 0 है। अल्फा और गामा को यहाँ पे 0 कर दोगे तो बीटा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये जो वेक्टर आया हमारे पास क्या, अल्फा बीटा और गामा, इसको ऐसे कॉलम वाइज आप लिख लो, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -3, गामा की वैल्यू 0। ठीक है। अब है क्या है हमारे पास दूसरा जो वेक्टर है, दूसरी इमेज जो है उसको हम निकालेंगे, जैसे t2, 0 इसकी इमेज निकालेंगे, तो t2, 0 हमारा है, यह आ जाएगा 2, 0, 0, इसको भी हम क्या लिखेंगे, उसी उन्हीं वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। जब लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, 0, 2 था अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हमारे पास क्या था, -1, 0, 0 प्लस गामा डैश टाइम्स हम ले लेंगे कितना, 3, 2, 0। कोई अगर कहे कि अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड के मेंबर हैं, ठीक है। अब लिखोगे फिर यहाँ से अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर इसको सॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा 2, 0, 0, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा डैश माइनस का बीटा डैश प्लस का 3 गामा डैश, गामा फिर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ गामा डैश, फिर लास्ट में आ जाएगा 2 ऑफ अल्फा डैश। जब इसको कंपेयर आप करेंगे तो अल्फा डैश माइनस का बीटा डैश प्लस 3 गामा डैश, फिर आएगा हमारे पास 2 ऑफ गामा डैश बराबर 0, ये हो जाएगा बराबर 2, लास्ट में आएगा 2 ऑफ अल्फा डैश बराबर 0। यहाँ से पता चला अल्फा डैश 0 हो गया, यहाँ से पता चला गामा डैश 0 हो गया, यहाँ से पता चला बीटा हमारे पास बीटा डैश -2 हो गया। तो अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश की जो वैल्यू निकली कॉलम वेक्टर वो हमारे पास आया 0 एंड -2 0। तो अब क्या करो, जो मैट्रिक्स हमारे पास बनी B1 से लेके B2 की वो हमारे पास बनेगी, पहला कॉलम वेक्टर 0 -3 0, दूसरा 0 2 0, ये हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, कितने कॉलम है 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। यही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ में आया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग आई थिंक अब कर पाएंगे, है ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना होगा जो आप लोग ना कर पाएँ, है ना। मैं क्वेश्चन पे बाद में जाता हूँ, पहले लगभग सारी थ्योरी फिनिश करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन इसका करवा दिया, अभी इसके और क्वेश्चन करेंगे, परेशान ना हो। अब थोड़ा चेंज ऑफ बेसिस देख लेते हैं, है ना, कि बेसिस का चेंज करने पे क्या मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज आता है या नहीं आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे होगा। या चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड फाइंड null space of T and range space of T and dimension of null space of T and dimension of range space of T, है ना। ये हमारे पास रेंज स्पेस ऑफ टी की डायमेंशन क्या होता है, नलिटी, रैंक ऑफ टी यही तो होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, नलिटी यही तो होता है। ये फाइंड करना है ना, किस में फाइंड करना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन बना दी गई हमारे पास P2 ओवर x से लेके कहाँ पे, P2 ओवर x पे, और कैसे डिफाइन किया गया, टी ऑफ पी एक्स को डिजाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, पी ऑफ डैश एक्स, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको करना है आपको, कैसे करेंगे देखो। होता क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब इसमें तो हमें बेसिस दी ही नहीं गई, और जब बेसिस नहीं दी जाती है तो हम स्टैंडर्ड बेसिस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस का यूज करते हैं। अब स्टैंडर्ड बेसिस हम फाइंड आउट करें कैसे, आपको हमने बताया था कि जो Pn(x) होता है पॉलिनोमियल होता है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल डिग्री एट मोस्ट n, तो ये होता है a1x a2x², कुछ इस तरीके से लिखा गया था। मैंने पहले वाले चैप्टर में खूब कराया है आपको इस तरीके से, जहाँ पे ai's की चॉइस होती है वो फील्ड से आती हैं जो कि रियल नंबर है। तो इसकी डायमेंशन अगर हम कहें आपसे कितनी होगी, डायमेंशन ऑफ Pn(x) तो हमारे पास हो जाएगी n+1, क्योंकि जितने इसके बेसिस में मेंबर होंगे वही इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि n डिग्री के पॉलिनोमियल होती है, एक कांस्टेंट टर्म होता है, इसलिए n+1 डायमेंशन होती है। तो अगर हम इसकी बेसिस के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास ये आएगी, पहला कोफिशिएंट 1, दूसरा x, फिर x² फिर x³ डॉट 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 x⁴n, ये हमारे पास बेसिस होती है। तो सेम तरीके से यहाँ पे स्टैंडर्ड अगर हम P2 और P2x की बेसिस की बात करेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगी, 1 आएगी, x आएगी और
एक्स स्क्वायर आएगी, क्योंकि हमें पता है डायमेंशन ऑफ P2 और एक्स हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे 2 है तो एक ऐड कर देंगे 3, क्योंकि n+1 डायमेंशन होती है। तो बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 ही एलिमेंट होंगे। तो अब देखो बेसिस दोनों, इधर की भी बेसिस सेम है और इधर की भी बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होता है हमारे पास तो हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है, टी बी से लेके बी। तो टी बी से लेके बी हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ पी एक्स, ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ डैश एक्स। तो जैसे ध्यान दो, अगर पी एक्स की वैल्यू हम 1 लेते हैं, बेसिस का पहला टर्म, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 0 आएगा। दूसरा देखो, अगर टी हम यक्स लेते हैं तो यक्स का डिफरेंशियल 1 आएगा। अगर टी ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हैं, 3 टर्म है, तीनों लेने पड़ेंगे, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 2x आएगा। जब कोऑर्डिनेट वेक्टर बनाओगे तो पहले कांस्टेंट टर्म, फिर यक्स का टर्म, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म। जितने बेसिस के वेक्टर हैं उन्हीं से कोऑर्डिनेट वेक्टर बनता है। तो क्या बनेगा, पहला कांस्टेंट टर्म है तो 0 कोऑर्डिनेट वेक्टर, क्योंकि 0 ही आया है तो 0 हो गया, सब में 0 हो गया। अब इसका हम करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 आया मेरे पास, यहाँ पे कितना आया हमारे पास, 1 आया है। तो जैसे ये 1 आया है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया 1, एक्स का टर्म हो गया 0, और कोफिशिएंट की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 0। यहाँ से कांस्टेंट टर्म 0, एक्स का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी टी बी, वो हमारे पास क्या बनी, कॉलम वेक्टर लिख दो। पहला कॉलम 0 0 0, दूसरा 1 0 0, तीसरा कॉलम 0 2 0। दिस इज द मैट्रिक्स 3x3। देखो अगर मैट्रिक्स हमको मिल जाती है और फिर मैट्रिक्स को मिलने के बाद हमें निकालना है नल स्पेस, रेंज स्पेस, डायमेंशन ऑफ नलिटी, डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमें टी वी मिल गया है ना, टी बी मिल गया, हमें क्या मिला 0 0 0, फिर हमारे पास 1 0 0, फिर हमारे पास आ गया 0 2 0, ये आ गया। तो अगर हम बात करें इसकी रैंक की, रेंज की, तो रेंज हमें देखना होता है कि ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, क्योंकि इस तरीके से ट्रायंगल बनना है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट पहले रो का, उसके नीचे सब जीरो है, सेकंड रो का सेकंड नॉन जीरो एलिमेंट, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे के सारे टर्म जीरो हैं। तो ये हमारे पास रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है तो हमारे पास रेंज स्पेस जो रैंक होगी, इसकी रैंक हमारे पास जितने पाइवोट एलिमेंट मिलते हैं, कितने मिले, 2, तो 2 हो गई। और हमारे पास नल स्पेस टी यानी नलिटी टी की डायमेंशन जो होती है वो डायमेंशन ऑफ वी से हम क्या माइनस करते हैं, रैंक ऑफ टी। तो डायमेंशन वी की हमारे पास 3 है, रैंक ऑफ टी माइनस करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात है, ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। अब देखो ये हमारे पास आया डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे लिख लो डायमेंशन ऑफ आर टी, रेंज स्पेस ऑफ टी, कितना आया, 2। यानी जो रेंज स्पेस को जनरेट कर रहा होगा कम से कम उसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे। तो 2 एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे अगर ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स नहीं होती तो हम पहले उसको कन्वर्ट करते रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। कन्वर्ट करने के बाद में जिस भी कॉलम में पाइवोट मिलता वो कॉलम ओरिजिनल मैट्रिक्स से उठा के रख देते। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स और रो इक्विवेलेंट फॉर्म वाली मैट्रिक्स यहाँ पे एक तो सेम है तो हम क्या करेंगे, जिस कॉलम में पाइवोट है वही यहाँ पे रख देंगे। तो इन वाले वेक्टर से ये क्या हो रहा है, हमारे पास रेंज स्पेस जनरेट हो रहा है। नल स्पेस की बात करते हैं। नल स्पेस में जब आप देखोगे तो नल स्पेस बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी एक्स एलिमेंट हम नल स्पेस के अंदर एक एलिमेंट आएगा, क्योंकि इसकी डायमेंशन हमारे पास 1 है। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी अगर हम देख रहे हैं तो इसकी डायमेंशन 1 है, तो इसके अंदर एक एलिमेंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको पता है कि अगर कोई एलिमेंट इस एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी, तो अगर हम उस पर टी एक्स लगाते हैं वो 0 होगा। यानी टी मैट्रिक्स से हमारे पास क्या है, 0 1 0, फिर 0 0 2, फिर 0 0 0। एक्स वेक्टर ले लेते हैं एक्स वाई जेड टाइप का, तो हमारे पास क्या होगा, 0 0 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखोगे y और z 0 हो जाएंगे, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा, x फ्री हो जाएगा। तो x को मान लो हमने 1 मान लिया, ये x को मान लो हमने अल्फा मान लिया। तो जो नल स्पेस ऑफ होगा यानी एंटी, तो वो जनरेट होगा सिंगल वेक्टर ओ इस वाले वेक्टर से। अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो नल स्पेस इससे जनरेट होगा, तो ये नल स्पेस हमारा हो गया, और ये हमारा रेंज स्पेस होगा जो कि इससे जनरेट होगा। ये हमारा रेंज स्पेस हो गया, और ये हो गया डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, और ये हो गया डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। यही सब चीज़ें पूछने को बोलता है। समझ में आई बात कि नहीं, बताओ। आई थिंक धीरे धीरे आ रहे होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, और अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ बेसिस की, कि बेसिस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेंज ऑफ बेसिस। देखो
चेंज ऑफ बेसिस के कॉन्सेप्ट के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लिखो, इफ द मैट्रिक्स of the linear transformation, if the matrix of the linear transformation T on B2 over R, T on B2 over R with respect to basis, ठीक, अगर कोई मैट्रिक्स है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की T B2 और R पे विद रिस्पेक्ट टू बेसिस हमारे पास दी गई है ये 10, स्टैंडर्ड बेसिस दी गई 01, मतलब स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बना के दिया गया कि ये मैट्रिक्स मिलती है हमें 1 1 -1 0, ठीक। अगर कोई मैट्रिक्स है, इफ द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T B2 और R कोई वेक्टर स्पेस है, उसके करस्पॉन्डिंग जो बेसिस B दी गई, उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आई वो हमारे पास 1 1 -1 0 टाइप से आई, देन find matrix of T, find matrix of T related to basis B dash, related to basis B dash, और B dash बेसिस हमारे पास क्या है 1 1 और साथ में क्या है 1 ऑफ -1, ठीक। ये हमारे पास बेसिस कह रहा है कि इस बेसिस मतलब देखो, कहने का मतलब है कि टी बी हमारे पास आई है, टी बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 1 -1 0, ये किसके रिस्पेक्ट में आई है, ये जो बी है उस बेसिस के रिस्पेक्ट में जो स्टैंडर्ड बेसिस हमको दी गई है। तो कह रहा है कि आप क्या करो, बी डैश यानी बेसिस को बदल दो, बेसिस को बदल के ये वाला कर दिया क्योंकि ये भी एल आई वेक्टर है और पूरे पूरे R2 को स्पैन करेगी। तो कह रहा है इस बेसिस के रिस्पेक्ट में हमें मैट्रिक्स बता दो कि क्या आएगी, ठीक है। तो इस बेसिस के रिस्पेक्ट में जब हम मैट्रिक्स बताएंगे क्या आएगी, तो हम कैसे बताएंगे, हमारा टास्क ये होगा, जैसे ये मैट्रिक्स हम लिखते हैं, जब ये मैट्रिक्स बनाते हैं तो अल्फा बीटा की वैल्यू कॉलम वाइज लिखते हैं। मतलब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए, अभी पीछे जैसे बनाया था तो हमने अल्फा बीटा डैश वाले लगाया था, तो हमने क्या कर दिया, इस मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिख दे सकते हैं हम, अल्फा बीटा एक वेक्टर लिया होगा, एक अल्फा डैश बीटा डैश वेक्टर नहीं स्केलर लिए होंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके से आई है ना। तो जहाँ अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 है और बीटा की वैल्यू -1 है, इसी तरीके से अल्फा डैश की वैल्यू 1 है और बीटा डैश की वैल्यू 0 है। जो पहला क्वेश्चन किया उसी में देखो इसी तरीके से किया होगा ना। और फिर क्या किया होगा, जो बेसिस है इसकी इमेज लिखी होगी हमने, ऐसे बेसिस की इमेज को ऐसे लिखा होगा, ठीक है। और फिर अल्फा टाइम्स हमने क्या किया होगा, इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन को लिया होगा 1 0 और बीटा टाइम्स 0 1, कुछ ऐसा किया होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ऐसा ही किया होगा, पक्की बात है ना, ये है ना, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दो T10 की इमेज अगर हम यहाँ से निकाल लें तो काम चल जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू -1, तो यहाँ 1 0 रखोगे, फिर यहाँ पे -1 रखोगे 0 1, और इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 1 कामा माइनस ऑफ 1, 1 कामा माइनस ऑफ 1, 1 कामा माइनस ऑफ 1 आ गया। और फिर जब T01 की वैल्यू चाहिए तो T01 यानी कुछ इमेज आई होगी, उसको इन वाले वेक्टर के यानी अल्फा डैश 1 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में, फिर बीटा डैश 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा होगा। मतलब हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, चेंज ऑफ बेसिस को करने के लिए हम प्रोसेस उल्टा लगा रहे हैं। अल्फा डैश का मान हमारा 1 है, बीटा डैश का मान हमारे पास क्या है, जस्ट 0 है। अल्फा डैश का मान 1 है, बीटा डैश का मान हमारे पास कितना है। अच्छा ये थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, गलती ये हो गई कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें यहाँ पे 0 नहीं 1 कर लीजिए आप, मैट्रिक्स में 0 नहीं है, आप क्या कर लें 1 कर लें। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स में क्या है 1, तो हर जगह आप 1 कर लो और कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो या इसको रखेंगे 1 1 कामा 0 प्लस इसको रखेंगे 1 0 कामा 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 कामा 1। मतलब कहने का मतलब पहले क्या हुआ, पहले वाले क्वेश्चन करवाया तो उसमें इमेज ट्रांसफॉर्मेशन पहले से डिजाइन करके दे दिया, लेकिन अब की बार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया। कह रहा है कि इस बेसिस से ये मैट्रिक्स बन रही है, तो इस मैट्रिक्स से आप इमेज निकालो। तो देखो T10 की इमेज हमने निकाली तो ये आ गया, T01 की इमेज निकाली तो ये आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास जो दूसरा वेक्टर स्पेस होगा उसके अंदर बिलोंग कर गया, यानी रेंज के स्पेस, रेंज के अंदर चला गया, ये RT के अंदर चला गया, ये भी हमारा रेंज के अंदर चला गया यानी RT के अंदर चला गया, है ना। तो अब दूसरे वेक्टर स्पेस में चला गया, तो क्या ये जो वेक्टर आया है इस वेक्टर को जो दूसरी बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
और फिर इससे हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, फिर हम इससे वर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पहले ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी होगी। देखो आराम से समझो करना कैसे। हमको अभी तक ये पता चला है कि t10 की जो इमेज है वो 1 - 1 है, और t01 की जो इमेज है वो 1, 1 है। अब देखो क्या करना है। अब करना ये है कि हम क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे टी एक्स कामा वाई ले लेते हैं, ठीक। तो टी ऑफ एक्स कामा वाई हमने लिया, तो हम क्या करेंगे, लाइक एक्स कामा वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टाइम्स 1, 0 प्लस वाई टाइम्स 0, 1, इस वाले बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे एक्स ही रखो, इस पे टी लगाओ, 1, 0 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, वाई रखो, टी लगाओ 0, 1 पे। ऐसा कर सकते हैं। अब 1, 0 अभी आपने सॉल्व किया है तो देखा कितना आया है, 1, -1 आया है, और 0, 1 सॉल्व किया तो कितना आया है, 1, 1 आया है, यही आया है। अब इसको जरा सॉल्व करो, ये हो गया x कामा माइनस ऑफ एक्स, और प्लस का ये हो गया y कामा वाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो x प्लस ऑफ y आएगा, दूसरा y माइनस ऑफ x आएगा। कुछ इस तरीके से बन के आया मेरे पास। तो यहाँ से हमको मिल गई ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमको बीटा डैश जो बेसिस दी गई है उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स चाहिए, 1, 1 और हमारे पास 1, -1। देखते हैं। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन निकाला जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बीटा डैश का यूज करके मैट्रिक्स निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, t1, 1, 1 जैसे इसमें रखोगे तो 2 हो जाएगा, और 1, -1 0 हो जाएगा। इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, अल्फा टाइम्स 1, 1 प्लस बीटा टाइम्स 1, 1। ठीक। फिर हम t1, -1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये पहला टर्म 0 होगा, दूसरा टर्म -2 हो जाएगा। इसे हम अल्फा डैश 1, 1 रख सकते हैं, और बीटा डैश 1, -1 रख सकते हैं। अब यहाँ से अल्फा डैश बीटा डैश सबकी वैल्यूज निकाल लो, काम हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 0 बराबर, इधर आ जाएगा अल्फा प्लस ऑफ बीटा कामा अल्फा माइनस ऑफ बीटा, एक टर्म ये बना। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 2 हो गया, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा 0 के बराबर हो गया, यहाँ से अल्फा बीटा के बराबर आ गया, तो यहाँ से 2 अल्फा बराबर 2 हो गया, तो अल्फा बराबर 1 हो गया, तो बीटा भी हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से एक वेक्टर हमारे पास निकल के आया अल्फा कामा बीटा, डेट इज 1, 1। ठीक। दूसरा देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कामा अल्फा डैश माइनस ऑफ बीटा डैश। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0, -2 की वैल्यू है, तो यहाँ से अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कंपेयर करने पे 0, यहाँ से अल्फा डैश माइनस ऑफ बीटा डैश कंपेयर करने पे -2, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा के बराबर होगा, माइनस बीटा रखोगे तो हमारे पास बीटा बराबर भी 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 1 आएगी। इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, ध्यान दो, यहाँ से अल्फा बराबर माइनस बीटा निकलेगा, और बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी। तो यहाँ से पता चला अल्फा डैश और बीटा डैश, एक की वैल्यू आ गई -1 और एक की आ गई 1। फिर हम क्या कर देंगे, मैट्रिक्स बना देंगे, टी बीटा 1 के b1 के रिस्पेक्ट में क्या गया, 1, 1 -1, 1। तो यहाँ से हमको ये बात पता चली कि अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स देता है, तो वो अगर बेसिस को हम बदलेंगे तो मैट्रिक्स भी बदल जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बदले ही, लेकिन हाँ ज़्यादातर बदल ही जाता है। ठीक है, ज़्यादातर बदल ही जाता है। क्लियर? ओके। चलो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि क्वेश्चन हमें देंगे कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, यानी V ओवर C कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, और साथ में बेसिस कुछ दे देंगे, जैसे बेसिस B बना के दे दिए कॉम्प्लेक्स की, 1, I एक बेसिस दे दी, और दूसरी बेसिस दे दी B डैश 1 + I, 1 + 2I, ऐसी बेसिस दे दी। ठीक है। तो कह रहा है कि मैट्रिक्स ट्रांजिशन निकालो, T B और B डैश के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, T आप निकालो B डैश और B के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ये दोनों निकालनी है आपको उल्टा करके। कैसे करेंगे, जब भी कभी ऐसा देते, बेसिस दे दिया ना, अब देखो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया गया, इसके अंदर हमको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमको ना दी जाए, सिर्फ बेसिस दो दी जाए और हमको मैट्रिक्स निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे पहले हम ये निकालते हैं, टी बी से लेके बी डैश। कैसे निकालोगे, इस मैट्रिक्स को निकालने के लिए हमको 4 एंट्रीज की ज़रूरत है। उन 4 एंट्रीज को यहाँ पे फुलफिल करेंगे। कैसे करेंगे देखो बताते हैं। यहाँ जो पहली बेसिस है, पहली बेसिस
अगर हम बी को बी डैश के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम आपसे बात करने का प्रयास करते हैं। ठीक, कैसे करोगे? जैसे आप देखोगे जो हमारे पास बी को बी डैश के रिस्पेक्ट में निकालना, तो यहाँ देखो 1 + i है, तो क्या 1 + i वेक्टर को हम बी जो बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, अल्फा टाइम्स 1 + बीटा टाइम्स आई कर दो। ठीक है, यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो ये इससे और इमेजिनरी पार्ट इससे कंपेयर होगा, यानी अल्फा बराबर 1 आ जाएगा और बीटा बराबर भी 1 आ जाएगा। क्लियर? दूसरा वेक्टर हमारा क्या है बी डैश में, 1 + 2i है। या 1 + 2i को इसको अल्फा टाइम्स 1 अल्फा डैश टाइम्स प्लस बीटा डैश टाइम्स 2i ऐसे लिख सकते हैं? नहीं नहीं, बीटा डैश टाइम्स आई ऐसे लिख सकते हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ से अल्फा डैश बराबर आएगा 1 और बीटा डैश बराबर आ जाएगा 2। अब जब ये वाली जब मैट्रिक्स बनाओगे तो हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास आ गया अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा हमारा आया 1 1 और फिर आ गया अल्फा डैश बीटा डैश, इसकी वैल्यू हमारे पास आई 1 2 ऐसे आ गई। ठीक, तो ये आ गया 1 1, ये आ गया हमारे पास 1 2, बस एक आ गया 1 1 और एक आ गया हमारे पास 1 2। समझ आई इतनी बात कि नहीं, बताओ? मतलब जब भी ऐसे निकालने, मतलब एक बेसिस को दूसरे बेसिस के, मतलब अगर जो नीचे होता है, जो नीचे होता है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ऊपर वाली बेसिस को लिखना होता है। अब जैसे यहाँ पे है तो अब नीचे से हम काम वर्क करेंगे। जैसे हमको निकालना है टी, बी से लेके बी डैश की बेसिस, ये वाली मैट्रिक्स निकालना, जो भी मैट्रिक्स आए तो क्या करेंगे, जो इधर वाले हमारे पास नंबर 1 को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, अल्फा टाइम्स 1 + i प्लस बीटा टाइम्स 1 + 2i इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, अब इनको यहाँ से जब सॉल्व करोगे आप, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, रियल वाले अलग कर लेंगे, प्लस कर लो, प्लस ही कर लो, ये हो जाएगा अल्फा + 2 बीटा आई टाइम्स। ठीक, तो इधर हमारे पास 1 + 0i है, तो जब कंपेयर करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होगा और अल्फा + 2 बीटा बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से जब अल्फा बीटा को आप सॉल्व करने वाले हैं तो हमारे पास वो निकलेगा 2, -1, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 2, -1, अल्फा बराबर 2 आएगा, बीटा बराबर -1 आएगी जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से जो हमारा ये टर्म बचा मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, क्यों दूसरा पेज इसके लिए यूज करना, यहाँ पे कर देता हूँ। अब क्या है आई को भी हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, अल्फा डैश 1 + i के और प्लस बीटा डैश 1 + 2i के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो जब ऐसे लिखोगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, प्लस का i टाइम्स बाहर कर लो तो ये आ जाएगा अल्फा डैश +2 बीटा, ऐसा डैश। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा 0 + i, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश 0 आ गया और यहाँ से अल्फा डैश +2 बीटा डैश हमारा कितना आ गया 1। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास आएगी -1, 1, यानी अल्फा डैश 1 आया, -1 आएगा, बीटा डैश 1 आएगा। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पे रख दो, ये आ गया 2 -1, ये आ गया -1 1, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो बेसिस को चेंज करते हैं या इस तरीके से, कैसे भी बेसिस आपको दी जाएंगी तो आपको ऐसे डील आउट कर लेना है। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, बताओ आई कि नहीं, आ गई ना, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन तब तक उतारो, मैं 1 मिनट रेस्ट करता हूँ। हाँ भाई देखो, चलो आगे करते हैं। आगे मैं एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि थ्योरम टाइप से कि जो सिमिलैरिटी होती है मैट्रिक्स की वो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करती है। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा,
सेमेस्टर 1 में जब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट किया गया होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन से ही स्टार्ट किया जाता है ज़्यादातर केसेस में, है ना। तो थोड़ा सा सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, डेफिनेशन वगैरह क्या होती है। सिमिलर मैट्रिक्स क्वेश्चन कराएंगे इसके, परेशान ना हो। सिमिलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। देखो, जैसे सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है, लेट कर लेते हैं कि ए और बी हमारे पास कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ए को हम बी के सिमिलर कहेंगे, ए सिमिलर टू बी इफ देयर एग्जिस्ट अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कोई अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी, सच डेट, कंडीशन ये है कि हम इसको लिख पाएं, ए को ऐसे लिख पाएं पी इनवर्स ए पी, है ना। बी को अगर हम ऐसे लिख पाएं, ऐसे लिखो बी इज इक्वल टू, लिखो पी इनवर्स ए पी, ऐसे, तो हम कहेंगे कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए के सिमिलर है या ए बी के सिमिलर है, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है, जो भी आप कहना चाहो। तो इस सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अब सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से होता क्या है कि थ्योरम एक पूछी जाती है कभी कभी कि द रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी, देखो द रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी, the relation of similarity for the set of all n cross n matrices, for the set of all n cross n matrices over the field F, over the field F is an equivalence relation, is an इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो कह रहा है थ्योरम कहती है कि जो रिलेशन होता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का एन क्रॉस एन मैट्रिसेस के ऊपर, वो क्या करता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉर्म करता है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे दिखाते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं, आओ कैसे करेंगे बातचीत उसके बारे में। देखो, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आपको पता है, तो इससे तीन चीज, अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसको क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, याद है कुछ, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए और हमारे पास ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन कोई सेट सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम इक्विवेलेंस कहते हैं। तो पहला रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए जो खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, अगर एक कोई मैट्रिक्स सही है तो उसका रिलेशन अपने साथ होना चाहिए। तो हम कह देते हैं कि अगर ए कोई हमारे पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एम एन के अंदर बिलोंग कर रही है, तो देयर एग्जिस्ट एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आई तो मिल ही जाएगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आई एम एन क्रॉस एन के अंदर, सच डेट जहाँ पे हम ए को लिख सकते हैं ऐसे आई इनवर्स ए आई, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ए के ही सिमिलर हो गई, मतलब हमें मॉडल मैट्रिक्स पी ढूंढना है, और तो पी के लिए यहाँ पे पी हमारे पास आई हो गई, आई का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, तो यहाँ से ये बात ट्रू हो गई। दूसरी बात, सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखेंगे, सिमेट्रिक के लिए ये देखना होता है कि जैसे ए हमारे पास बी के सिमिलर है, तो बी के सिमिलर है तो इसकी बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी देयर एग्जिस्ट अ मॉडल मैट्रिक्स पी जो कि इन्वर्टिबल है, सच डेट बी कैन बी रिटन एज अ पी इनवर्स ए पी, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो अगर ए सिमिलर है बी के, तो अगर मैं बी से ए को बी के सिमिलर दिखा दूं तो सिमेट्रिक हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हम क्या करेंगे, पी से मल्टीप्लाई करेंगे, पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब पी इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें, पी इनवर्स से किसमें, पी बी में, ऐसे, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हमको पी इनवर्स तो इधर लाना है, तो पी इनवर्स को इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। किसको लेट कर लेंगे, पी इनवर्स को हम क्यू इनवर्स से लेट कर लेंगे। क्यों लेट कर लेंगे, जब पी इनवर्स को क्यों लेट कर लोगे तो पी हमारा आ जाएगा क्यू इनवर्स और साथ में बी क्यू बराबर ए आ जाएगा। तो यहाँ से ये बात नहीं पता चल गई कि जो हमारे पास ए है वो बी के सिमिलर हो गई, अगर ए नहीं बी ए के सिमिलर हो गया, उल्टा बोल दिया, अगर ए बी के सिमिलर है तो बी अगर ए के अगर ए बी के सिमिलर है तो अगर बी ए के सिमिलर हो जाता है तब वहां पे हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक
रिलेशन जनरेट हो जाता है। अब एक रिलेशन और आता है जिसे ट्रांजिटिव कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रूव कर दो, खत्म, बस इतना ही तो था। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि जिससे मान लो कि अगर ए, ट्रांजिटिव के लिए थर्ड वाला कर रहे हैं, अगर ए हमारे पास बी के साथ सिमिलर है और बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के साथ सिमिलर, ये तीनों मैट्रिसेस हैं, ए कामा बी कामा सी, ये बिलोंग करती है एम एन क्रॉस एन मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है। तो अगर ए बी के सिमिलर है तो यहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ ए कैन बी रिटन एज अ पी इनवर्स बी पी। अगर बी सी के सिमिलर है तो मैं ये कह सकता हूँ बी कैन बी रिटन एज अ क्यू इनवर्स पी क्यू, जहाँ पे क्यू और पी हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, पी एंड क्यू हमारे पास कैसी हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान देने योग्य बात ये है हमारे पास कि अब हमें दिखाना है ए सी के सिमिलर होगी कि नहीं, तो ए को सी के सिमिलर दिखाना है। तो ध्यान दो यहाँ पे ए बराबर दिया गया है पी इनवर्स, बी का मान यहाँ से उठा के रखोगे तो आ जाएगा की इनवर्स सी क्यू, और साथ में इधर पी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी इनवर्स क्यू इनवर्स सी क्यू और पी, ऐसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्यू और पी का इनवर्स, जब इनवर्स हम ओपन करते हैं, याद करो ए बी इनवर्स हमारे पास क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स उल्टा करके खुलता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम यूपी को एक नया मैट्रिक्स आर का नाम दे देते हैं तो ये हो जाएगा आर इनवर्स सी और आर, जहाँ पे आर हमारा कैसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो ये क्या पता चल रहा है कि ए सी के सिमिलर हो गया। यहाँ से ये बात पता चली कि अगर ए बी के सिमिलर है एंड बी सी के सिमिलर है तो इम्प्लाई करेगा ए सी के सिमिलर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स वाला रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। सिमिलैरिटी का जो मैट्रिक्स पे रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब आता है इनवेरिएंट सब स्पेस क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनवेरिएंट सब स्पेस, सब स्पेस तो पढ़ा होगा आपने खूब, लेकिन इनवेरिएंट नहीं पढ़ा होगा, क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। जैसे अगर टी हमारे पास वी से लेके वी पे एक लीनियर ऑपरेटर है, ठीक, एंड यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी, अगर यू हमारे पास सब स्पेस है किसका, वी का, इज कॉल्ड इनवेरिएंट, इज कॉल्ड इनवेरिएंट, इनवेरिएंट सब स्पेस कब कहेंगे, इफ स्मॉल यू यानी एलिमेंट अगर कैपिटल यू में बिलोंग कर रहा है तो आपको दिखाना ये होगा सिर्फ टी यू, मतलब उसकी जो इमेज है वो भी हमारे कैपिटल यू के अंदर जाए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवेरिएंट सब स्पेस, ठीक। इनवेरिएंट सब स्पेस की डेफिनेशन होती है, जैसे अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है हमारे पास वी, है ना, वी हमारे पास कोई भी वेक्टर लाइक R2 और R ले लो, ठीक, तो इसके अंदर दो इनवेरिएंट सब स्पेस इसके पास होंगे ही, एक हमारे पास W10 और एक हमारे पास W2, वो खुद, ठीक, वो खुद हमारे पास ये दोनों इनवेरिएंट सब स्पेस होते हैं। अब जैसे W होता है तो W के अंदर से अगर कोई भी एलिमेंट लोगे U को तो वो जीरो आएगा, तो अगर इस पर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो टी ऑफ जीरो अगेन हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये यू के अंदर जा रहा है, ये भी हमारा यू के अंदर जा रहा है, तो यहाँ से हम कह देंगे जो W1 है वो जीरो, हमारे पास क्या है, टी इनवेरिएंट, ठीक है। ऐसे हमारे पास W2 मान लो R2 और R है, ये सब स्पेस है। R2 और R के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं, सारे टपल्स में आते हैं, जहाँ पे कंडीशन ये होती है कि एक्स वाई की जो चॉइस होती है वो फील्ड R से होती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट यू आप ले रहे हो एक्स कमा वाई टाइप का, कहाँ से ले रहे हो, R2 और R से, तो जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे यानी टी ऑफ यू निकालोगे तो हमारे पास आएगा टी ऑफ एक्स कामा वाई, तो टी ऑफ एक्स वाई हमारा भी R2 और R के अंदर जाएगा क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर होता है तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो R2 और R से लेके R2 और R तक ही जाती है, इसे लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा टी कैसा हो गया, इनवेरिएंट हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप ये सोच सकते हो इसमें कि जो हमारे पास कर्नल ऑफ टी होता है, हमारे पास रेंज ऑफ टी होता है और कर्नल नल स्पेस ऑफ टी होता है ना। जैसे नल स्पेस ऑफ टी क्या होता है हमारे पास, वो सारे जैसे हमारा टी एक लीनियर ऑपरेटर है वी से वी, तो नल स्पेस क्या लेंगे, वो सारे वी वेक्टर हम वी से लेते हैं जहाँ पे टी वी क्या होता है, जीरो, ठीक। तो अगर मान लो कि वी हमारा नल स्पेस ऑफ टी में आ रहा है, ठीक है,
तो अगर मैं दिखा दूं, हमारा टास्क ये हो कि टीवी भी बिलोंग कर जाए कहाँ पे, नल स्पेस ऑफ टी के अंदर, तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर वी नल स्पेस में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, टीवी ज़ीरो होगा। टीवी ज़ीरो होगा तो इसका मतलब टी ऑफ टीवी बराबर टी ऑफ ज़ीरो। टी ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी ऑफ टीवी ज़ीरो हो रहा है, मतलब यहाँ से टी ऑफ टीवी, ऐसा मतलब टी दोबारा मैंने यहाँ पे ऑपरेट कर दिया। तो टी का दोबारा ऑपरेट होना है यहाँ पे ये बताता है कि टी ऑफ टी वी ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से बात पता नहीं चल गई कि टी वी बिलोंग कर गया हमारा नल स्पेस ऑफ टी में, बिलोंग कर गया ना। यही तो हमें चाहिए था कि अगर वी वेक्टर लेके चल रहे हो नल स्पेस में बिलोंग कर रहा है तो उसका इमेज यानी ट्रांसफॉर्मेशन वाली इमेज भी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से बात पता चल गई कि नल स्पेस ऑफ टी कैसा होता है, टी इनवेरिएंट सब स्पेस होता है, टी इनवेरिएंट सब स्पेस। ठीक है, इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क है कि आर टी को आप प्रूफ करेंगे। इसके अंदर वो सारे वेक्टर आते हैं जो टीवी टाइप के होते हैं, जहाँ पे वी हमारा वेक्टर स्पेस से आता है। आपको शो करना है कि अगर कोई भी वेक्टर ले रहे हो हमारे पास आर टी के अंदर से, तो आपको दिखाना है कि उसकी इमेज भी आर टी के अंदर आएगी। बस ये टी इनवेरिएंट हो जाएगा। ये एच डब्ल्यू है आपके पास, थोड़ा सा करना, ट्राई करना, ना हो तो पूछ लेना, बता देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको हमें चेक करना है और बताना है कि क्या कंडीशंस बनेंगी क्या नहीं बनेंगी। हमने कहा था क्वेश्चन इसमें बहुत करेंगे, तो अब क्वेश्चन की बारी आ गई है, चलो उन्हें डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन टी R2 और R से R2 और R पे डिफाइंड बाई कैसे डिफाइन की गई, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और टू ऑफ वाई और प्लस एक्स प्लस वाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। ठीक, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर नहीं होगा। अब इसको आप एच डब्ल्यू में करेंगे, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खूब करवाया है, कैसे सॉल्व आउट करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं, उसके बारे में खूब बताया। आपको जीरो वेक्टर देखोगे ना, तो जीरो वेक्टर ही इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, यानी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसको चेक करना, वही आपको लगाना है टी अल्फा ऑफ यू प्लस बीटा ऑफ वी, और आपको दिखाना है कि ये इक्वल नहीं होगा किसके, टी ऑफ यू और प्लस बीटा टी ऑफ वी के। ठीक है, ये करना। दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, लिखो, टी अगर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास R3 से लेके R2 पे, अब की बार है। ठीक, ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे डिफाइन है, R3 से है तो इधर 3 टपल होगा, इधर 2 टपल होगा। कैसे होगा, x प्लस ऑफ 2y कामा x माइनस ऑफ y, ऐसे डिजाइन करके दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड रेंज ऑफ टी। हमें क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ टी, फाइंड आर टी, है ना, इसी टाइप के। अभी इस टाइप का करवाया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ। आर टी फाइंड कैसे करते हैं, रेंज ऑफ टी बताओ कैसे रेंज ऑफ टी निकालोगे। सबसे पहले हमें बेसिस चाहिए होता है रेंज वेंज निकालने के लिए। तो अगर बेसिस नहीं दिया गया तो आप स्टैंडर्ड बेसिस लिख लो। R3 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, 001 100 ये हमारे पास R3 की स्टैंडर्ड बेसिस होती है। ये हमारे पास क्या होती है, R3 की स्टैंडर्ड बेसिस होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, R3 की स्टैंडर्ड बेसिस होती है। क्लियर, बहुत बढ़िया। जब स्टैंडर्ड बेसिस आ गई तो हम क्या करेंगे, अब इस बेसिस की इमेज निकालेंगे। इमेज जब निकालोगे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी गई, तो कह रहा पहले दो एलिमेंट को ऐड करो 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर डिफरेंस निकालो। तो जब इसमें रखोगे x की जगह पे 1, y की जगह पे 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 कामा 1। ठीक है, दूसरा जब निकालोगे t ऑफ 0 1 0, तो हमारे पास आएगा, जब y की जगह पे 1 रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 कामा माइनस ऑफ 1। इसके अंदर हम रख रहे हैं। फिर ऐसे t ऑफ 0 0 1 रखोगे, तो जैसे इसमें y की जगह पे 0 और x की जगह पे 0 रखोगे तो ऐसा आ जाएगा, है ना। तो रेंज टी का एक सेट बना, रेंज टी का एक सेट बना। ये रेंज टी है कि नहीं अभी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बस एक सेट डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना। मैं इसका सेट का नाम दे देता हूँ कुछ, नहीं तो कहोगे ये तो आर टी लिखा है, फिर ये रेंज कैसे हो गया। आप भी तो कह रहे हैं रेंज टी है, फिर कह रहे हैं ना रेंज टी, तो होगा नहीं। सेट का नाम देते हैं यस। एस के अंदर एलिमेंट आए 1 कामा 1 और 2 कामा,
देखो रेंज के अंदर इमेज ही तो आती हैं, और हमने कहा था एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर वो क्या हो जाएगा, एलडी, तो ये हो जाएगा एलडी। लेकिन जो रेंज हमारे पास आती है वो एल आई रहती है, तो एल आई रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को यहाँ से गायब कर देंगे, हमारे पास सिर्फ 1,1 आएगा, 2 - 1 यहाँ पे लिख देना आपको, सिंस दिस सेट कंटेनिंग अ जीरो वेक्टर सो इट बिकम्स एल डी, सो इन द रेंज स्पेस ऑफ टी, है ना, रेंज स्पेस ऑफ टी डज नॉट बिलोंग्स टू द जीरो वेक्टर, सो जीरो वेक्टर बाहर कर दो और आर टी के अंदर 1, 1, 2 - 1 लिख दो। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको चेक करो कि ये एल आई है कि नहीं, अभी भी एल डी है ना। एल आई चेक करने के लिए क्या करते हैं, वही काम, अल्फा टाइम्स क्या करोगे, अल्फा टाइम्स 1, 1 प्लस बीटा टाइम्स 2, - 1, इसको जीरो के इक्वल करोगे और फिर निकाल के देखोगे कि अल्फा बीटा जीरो आ रहे हैं कि नहीं, तो जीरो आ जाएंगे, तो ये सेट एल आई हो जाएगा। तो हमारे पास जो आर टी होगा वो हमारे पास 1, 1 हो जाएगा और 2, - 1 हो जाएगा। दिस इज द रेंज ऑफ टी। ठीक है, अगर रेंज ऑफ टी निकालने को बोले तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। कभी कभी कर्नल ऑफ टी पूछ लेता, तो ये जैसे मान लो हमने टी R3 से लेके R3 पे एक मैप डिज़ाइन कर ली, और कैसे डिज़ाइन की है, टी ऑफ एक्स वाई जेड कैसे कैसे डिज़ाइन की हमने, x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 2z कामा 2x प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ z कामा माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2y, इस तरीके से हमने एक मैप डिज़ाइन कर ली। ठीक है, हमें चेक करना है इसको, क्वेश्चन ऐसे पूरा होता है, चेक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस और नो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं चेक करो। जब उसको चेक कर लो उसके बाद फाइंड करो, फाइंड कर्नल ऑफ टी, इसका कर्नल क्या होगा, यानी नल स्पेस क्या होगा। तो नल स्पेस निकालने के देखो दो तरीके होते हैं, एक तरीका मैं दोनों तरीके बताऊंगा, दो तरीके होते हैं नल स्पेस निकालने के। कौन कौन से तरीके होते हैं, देखो पहला क्या हो गया, नल स्पेस निकालने के लिए कि अगर कोई भी वेक्टर v को हमने ले लिया एक्स वाई जेड टाइप का, और वो बिलोंग करता है नल स्पेस ऑफ टी के अंदर, यानी नल स्पेस टी को है या फिर कर्नल टी कह लो, जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि टी वी को जीरो होना पड़ेगा। टी वी का जीरो होना मतलब टी एक्स वाई जेड को जीरो होना पड़ेगा। टी एक्स वाई जेड हमारा डिजाइन करके ऐसा दिया गया है, यानी एक्स ऑफ माइनस ऑफ वाई प्लस का 2 ऑफ जेड कामा 2x प्लस का y माइनस ऑफ z कामा माइनस एक्स माइनस का 2y बराबर 0। इसके जीरो होने का मतलब है x माइनस वाई प्लस 2z को इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा, 2x प्लस वाई माइनस z इसको इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा, और यहाँ से माइनस ऑफ x बराबर 2y आ जाएगा, ये जीरो होगा तो ऐसा आ जाएगा। फिर हम माइनस एक्स की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं अगर, तो हमारे पास आएगी माइनस ऑफ टू टू ज़ा 4, है ना, 2 टू ज़ा 4 और y प्लस का y माइनस ऑफ z बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो माइनस का 3y माइनस का z बराबर 0, तो यहाँ से आप निकालोगे तो देखोगे 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ z आ जाएगा, और यहाँ से माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। अब पहली इक्वेशन में जब रख दोगे x की वैल्यू क्या रखोगे आप, माइनस ऑफ 2y प्लस माइनस वाई को ऐसे ही रखोगे, z की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस ऑफ 3y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टू 6 ऑफ y हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 से 3 जाएगा तो 3y आ जाएगा, 3y 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला y ही 0 हो गया, y का 0 होना बता देगा z 0 होगा, और y का 0 होना बता देगा x 0 होगा। तो यहाँ से पता चला कि जो ये एक्स वाई जेड हमने वेक्टर लिया था ये 0 0 आ गया, 0 0 आ गया, यानी वी वेक्टर जो था वो 0 0 आ गया, तो नल स्पेस के अंदर क्या हो गया, 0 वेक्टर आ गया। तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं वो चेक करना है आपको, टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी लगा के वो आप कर लेंगे। नल स्पेस मैंने निकाल के बता दिया, वो हमारे पास क्या आ गया, वी 0 वेक्टर आ गया, पूरा का पूरा वी 0 वेक्टर आ गया। तो जब नल स्पेस के अंदर यानी कर्नल ऑफ टी हमारा क्या आ गया, 0, जब कर्नल ऑफ टी 0 आता है तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी हमारे पास कितनी होती है, 0, यानी नलिटी अगर पूछे आपसे तो वो भी हमारे पास 0 ही आएगी। समझ आया कि नहीं। दूसरा मेथड ये होता है, और आप मैट्रिक्स मेथड यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड कैसे यूज करेंगे, मैट्रिक्स मेथड कैसे यूज करोगे, मैट्रिक्स बनाओगे पहले, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स ऑफ वाई जेड दिया गया, क्या है हमारे पास, एक्स ऑफ माइनस वाई प्लस ऑफ 2z कामा 2 ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ जेड कामा माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2y, ऐसे दिया गया है। आपको क्या करना, मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स लोगे, तो इसकी बेसिस क्या हो जाएगी हमारे पास 1 0 0, स्टैंडर्ड बेसिस लिख लोगे 0 1 0 और 0 0 1, ऐसे स्टैंडर्ड बेसिस लिख लोगे।
फिर टी ऑफ 100 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे 1 रखोगे x की जगह, वाई जेड 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 1, x की जगह 1, ये ऐसा आएगा। इसके अंदर हम रख के वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। फिर आपको निकालना है T010 की, y की जगह 1 रखना है, यानी -1 और -2 आएगा। फिर आपको T001 निकाला है, यानी z की जगह पे सिर्फ 1 रखना है, यानी आएगा 2 आपके पास और आएगा -1 और 0। फिर इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स हमारे पास T बनेगी ऐसे 1 2 -1 और देखोगे -1 1 और -2 और आ जाएगा 2 -1 0। तो अगर इसका नल स्पेस पूछे तो आप चेक करो, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो ये इंप्लाई करेगा कर्नल ऑफ टी हमारा कैसा होगा, जीरो। बस इतना चेक करना है आपको, ठीक है। दूसरा मेथड ये है जिसे हम मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। उससे क्या करोगे, स्टैंडर्ड बेसिस लिखोगे, तो स्टैंडर्ड बेसिस की इमेज निकालोगे, उससे मैट्रिक्स बनाओगे। मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालोगे, डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं आया यानी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो गई है ना, यानी नॉन सिंगुलर हो गई, तो उस केस में कर्नल ऑफ टी हमारा कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती है यानी डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो कर्नल जीरो नहीं होगा, कर्नल के अंदर कोई ना कोई तो एलिमेंट आ ही रहा होगा। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मजा आएगा यार क्वेश्चन करने में, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, है ना। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर उसके बाद क्वेश्चन करता हूँ। ओके, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, ट्राई करिए आप, तक मैं पानी पीऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वी एन क्रॉस एन हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर एफ, वेक्टर स्पेस और फील्ड हमारे पास क्या है, एफ। और बी हमारे पास क्या है, फिक्स्ड मैट्रिक्स है। बी हमारे पास क्या है, फिक्स्ड मैट्रिक्स है। इफ कह रहा है, इफ ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन कर दिया टी ऑफ ए, कैसे डिजाइन किया है, ए ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए, देन प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करना है क्या, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी इंटू वी से वी पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलो इसको प्रूफ करो, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं आ रहा हूँ भी पानी पी के, ठीक है। हाँ चलो भाई बताओ, लगा सवाल कि नहीं, नहीं लगा हो तो मैं ट्राई करूँ। क्या करना है यार, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही तो प्रूफ करना है। कैसे करते हैं बताओ। अगर जैसे मान लो कि कोई भी एलिमेंट ए वी के अंदर है, एक मिनट,
जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स है ए, यहाँ पे बी को फिक्स्ड मैट्रिक्स दे के रखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि बी हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड मैट्रिक्स है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए और वो बिलोंग कर रही है वी में, जो लीनियर ऑपरेटर से आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक किस तरीके के एलिमेंट को रख रही होगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे, यानी ए बी माइनस बी ए टाइप के एलिमेंट, ठीक है, इज आल्सो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर एफ, इज आल्सो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर एफ, है ना, ये हमारे पास होगी, ऑब्वियस सी बात है। और जैसे हमको डिज़ाइन करके ये दिया गया है कि टी ऑफ ए जो है, टी ऑफ ए वो हमारे पास क्या है, ए बी माइनस बी ए। अब ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी हमारे पास बिलोंग करेगी कहाँ पे, वी ओवर एफ के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं कोई दो मैट्रिक्स ले लूँ, लाइक ए वन ए टू बिलोंग कर रहा है अगर यहाँ पे, और अल्फ़ा बीटा में फील्ड के मेंबर ले लूँ, सेम काम करते थे, तो हम क्या करेंगे, टी ऑफ अल्फ़ा ए वन प्लस बीटा ऑफ ए टू की बात करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बी फिक्स है, अगर यहाँ पे ए होता तो हम कैसे लिखते हैं, ए बी माइनस बी ए, तो यहाँ पे हमारा ए पूरा मान लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ऑफ ए वन बीटा ऑफ ए टू, और साथ में आ जाएगा बी माइनस का बी, ए की जगह पर रखोगे अल्फ़ा ऑफ ए वन प्लस बीटा ऑफ बी टू, ऐसा आ जाएगा। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ए वन बी प्लस बीटा ए टू बी, माइनस का आ जाएगा बी अल्फ़ा ऑफ ए वन प्लस का आ जाएगा बी बीटा ऑफ बी टू, है ना। तो अल्फ़ा वाला एक पास में लाओ, अल्फ़ा कॉमन लो, और इधर क्या करो, अल्फ़ा ए वन भी कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा ए वन कॉमन ले लो, अल्फ़ा ए वन यहाँ पे कॉमन है तो क्या बचेगा, बी है, अल्फ़ा ए वन बी, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे करना क्या है, मेरा टास्क ये है, इसको देखो, मैं थोड़ा सा इसे हमको लाना ऐसा है कुछ, कैसा लाना है, देखो हाइड कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, बिना हाइड कैलकुलेशन की काम बनता नहीं, हमें लाना है ऐसा, अल्फ़ा ऑफ टी ए वन प्लस बीटा ऑफ टी ए टू, ऐसा लाना है। अगर इसको इसके बराबर लाएं तो काम चल जाएगा। अल्फ़ा ए वन लाने के लिए यानी ए वन बी माइनस का बी ए वन, ऐसा होगा, ए बी माइनस बी वन प्लस का ये आ जाएगा बीटा, ये आ जाएगा हमारे पास ए टू बी माइनस का बी ए टू, ऐसा होगा, बी माइनस का बी ए टू, है ना। तो इस तरीके से बनाओ, तो इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा ए वन बी, यहाँ से माइनस का आ जाएगा बी ए वन, ऐसा, प्लस यहाँ से बीटा कॉमन लो तो ये आ जाएगा ए टू बी माइनस का बी, माइनस का ये आ जाएगा ए टू बी, और यहाँ बी टू थोड़ी है हमारे पास, बी टू था, ए टू था भाई, ये ए टू है, ये हमारे पास ए टू है, ये जगह ए टू, वही तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा ऑफ टी ए वन, टी ए वन को जब लिखेंगे तो क्योंकि बी फिक्स मैट्रिक्स से ए वन इस तरीके से हमारा मूव कर रहा है, प्लस बीटा ऑफ टी ए टू, इसको ऐसे लिख देंगे तो बस इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से पता चल गया टी इज एल टी। इसमें तो आई थिंक आपको समस्या नहीं हो रही होगी, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैट्रिक्स फाइंड करो, बहुत जल्दी, चलो लेट्स डू। टी आर थ्री से लेके आर टू पे ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, कैसा है, यहाँ पे मैप डिफाइन है टी एक्स वाई जेड, हमारे पास कैसा है एक्स प्लस वाई कामा टू जेड माइनस एक्स। तो देखो मैट्रिक्स जब भी बनाते हैं तो यहाँ का जो टर्म होता है यहाँ का जो टर्म होता है, तो जो मैट्रिक्स निकल के आती है, यानी टी की बात हम करें तो आएगी टू कामा क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स। इसका मतलब इसका ये हुआ कि उसके अंदर रो हमारे पास कितनी होंगी, दो, और कॉलम कितने होंगे, तीन। बनाओ मैट्रिक्स। जब कभी भी मैट्रिक्स बनाना हो, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो, मैट्रिक्स बना, एक मिनट यार, हाँ भाई क्या कह रहा था मैं, कि जब कभी भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो और मैट्रिक्स निकालना हो तो कैसे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो और मैट्रिक्स निकालना हो तो आपको जो डोमेन होता है उसकी बेसिस लिखना होता है। क्या लिखना होता है, बेसिस क्या है हमारे पास, 1 0 0, स्टैंडर्ड बेसिस लिखना होगा, 0 1 0 एंड 0 0 1।
स्टैंडर्ड बेसिस लिख दो, फिर क्या करो, टी पे उस बेसिस को ऑपरेट करो। जब ऑपरेट करोगे एक्स को 1 रखोगे, बाकी सब कुछ 0। फिर टी 0 1 0 है ना, वाई को 1 रखोगे, बाकी सब कुछ 0। फिर टी 0 0 1, इसमें क्या करोगे, जेड को 1 रखोगे, बाकी सबको 0। तो जो हमारे पास बनी मैट्रिक्स सबको कॉलम वाइज रख दो, तो यानी टी बी जो हमारे पास इनके आएगी वो हमारे पास आएगी 1 -1 1 0 0 2। ये हो गई 2x3 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ से नल स्पेस, रेंज स्पेस, रैंक या कुछ भी पूछे तो आप यहाँ से बता सकते हो। क्लियर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मान लो तुमको बेसिस दे दे कि इस बेसिस के रिस्पेक्ट में आप क्या करो, फाइंड करो मैट्रिक्स, तो कैसे करोगे? जैसे मान लो कि हमारे पास इस क्वेश्चन को चेंज करके कुछ ऐसा कर देता, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बनाता कि टी हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है R2 और R से, ऐसा कुछ जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स वाई हमको दिया गया है माइनस ऑफ वाई एक्स, कुछ ऐसे दिया गया है, और बेसिस हमें दी गई है कुछ ऐसे 1, 2 एंड 1, -1 ऐसे कुछ दी गई है। तो फाइंड मैट्रिक्स, हमें टी भी निकालना, इसके करस्पॉन्डिंग हमको मैट्रिक्स निकालनी। कैसे निकालोगे बताओ? हम इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे जब देखो इस वेक्टर को जब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे ना, तो अल्फा बीटा यही आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, समझ रहे हो? बाकी 0 हो जाएगा। तो इसको मैट्रिक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो टर्म होता है यानी 1, 2, अगर स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा कुछ और दिया हो 1, 2 यहाँ पे रखोगे तो हमारे पास -2, 1 आएगा, और टी ऑफ 1, -1 जब यहाँ पे रखोगे तो -1 जब रखोगे तो 1, 1 आ जाएगा। ध्यान दो, स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा हमें कुछ भी दिया गई हो, कोई भी बेसिस दी गई हो, ये देखो स्टैंडर्ड के अलावा, स्टैंडर्ड होती तो 1001 होती, बट स्टैंडर्ड नहीं है। तो जो भी हमारे पास इमेज आती है, जो भी हमारे पास इमेज आती है उसको उसी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो, उसको उसी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो। और दूसरी इमेज हमारे पास आई है 1, 1, उसको उसी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में विथ अनदर कांस्टेंट लिख दो। अब फिर यहाँ से क्या करो, आप मैट्रिक्स बनाओगे टी, वो हमारे पास बन के आएगी, अल्फा निकालोगे, बीटा निकालोगे, अल्फा डैश निकालोगे, बीटा डैश निकालोगे, मैट्रिक्स बन जाएगी। अब यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 आएगा, और यहाँ 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालोगे, सेम तरीके से अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ रखोगे, ये मैट्रिक्स बन के आएगी। करना इसमें भी वही काम होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बेसिस होने के अलावा ये सेम वेक्टर आ जाता है। मतलब अगर अल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स करोगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी, गामा 0 हो जाएगा, चाहे करके आप देख लो। मतलब अगर आप 1 -1 को इसके लीनियर, आप मतलब मन में तुम्हारे चल रहा होगा कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं तो इसमें काहे नहीं कर रहे हैं स्टैंडर्ड में, इसमें जब करोगे तो हमारे पास सेम वेक्टर आएगा, जैसे 1 0 0 प्लस बीटा टाइम्स 0 1 0 प्लस गामा टाइम्स 0 0 1 ऐसा हो जाए। तो जब अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करोगे ना, इसमें मल्टीप्लाई करोगे अल्फा बीटा गामा, तो जब कंपेयर करोगे तो पहला हो गया 1, दूसरा हो गया -1, और गामा तो है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। तो हमें अल्फा बीटा ही चाहिए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 2 आ जाएगी, समझ रहे हो? तो सेम वैल्यू आएगी, इसीलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस के करस्पॉन्डिंग ये वाला माजरा नहीं करते हैं। लेकिन अगर बेसिस स्टैंडर्ड नहीं है तो हमें करना ज़रूरी होता है। क्लियर? बताओ, अगर ये बात क्लियर हुई हो तो आगे बढ़ें। चलो अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको निकालिएगा आप। मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कि टी R3 से लेके R3 पे है, डिफाइंड बाई, कैसे डिजाइन किया गया है कि टी ऑफ एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है, 3 ऑफ एक्स प्लस जेड कामा माइनस का 2 ऑफ एक्स प्लस वाई कामा माइनस का एक्स प्लस का 2y प्लस का 4z प्लस का 2y प्लस का 4z, ऐसे कुछ डिज़ाइन करके दी गई हमको ट्रांसफॉर्मेशन। और बेसिस हमें दी गई है कैसे, 1 0 1 इस टाइप से, और -1 2 1 इस टाइप से, और 2 1 1 इस टाइप से, ये हमको बेसिस दी गई है। तो आपको टी बीटा निकालना है, टी बी यानी मैट्रिक्स निकालना। फिर से सेम प्रोसीजर करना है आपको। पहले क्या करना, मैं हिंट देता हूँ, करिए आप, मैं आपको टाइम भी देता हूँ। आपको करना क्या है, T1 0 1 की यहाँ पे इमेज निकालो, यानी x को 1 रखना है, z को 1, तो ये ऊपर पहला हो जाएगा 4, x को 1 z को 1, तो y तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा -2, x को 1 और z को 1, तो 4 से -1 गया तो हमारे पास आ जाएगा 3, ये इमेज आ गई। फिर आप क्या करोगे, T0 1 0 की इमेज निकालो, यानी हमें
नहीं 0 1 0 नहीं है, ये गलत लिख दिया। -1 2 1 का वेक्टर है हमारे पास। हमारे पास जो वेक्टर है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास वेक्टर क्या है, -1 और 2 1 का वेक्टर है। तो जब x को -1 रखोगे और z को 1 रखोगे तो -3 + 1 यानी 2, माइनस का 2 आ जाएगा। जब यहाँ पे x को -1 रखोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और y को 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा। जब हम यहाँ पे x को -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, y को 2 रखेंगे 4 और 1 5 हो जाएगा, z को 1 रखेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप 2 1 1 की वैल्यू निकालोगे, यानी x को 2 रखोगे तो 6 हो जाएगा, z को 1 7 आ जाएगा ये। और यहाँ पे जब x को 2 रखोगे -4, y को 1 तो हमारे पास प्लस का माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे जब x को -2 रखोगे, y को 1 रखोगे तो -2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ये वेक्टर बने। तो जो वेक्टर बनते हैं उसको उन्हीं बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। जैसे हमने कह दिया अल्फा 1 0 1 प्लस बीटा -1 2 1 और फिर गामा 2 1 1, और फिर इसको भी लिखेंगे अल्फा डैश 1 0 1 प्लस इसे हम लिखेंगे बीटा डैश -1 2 1 प्लस इसको हम लिखेंगे गामा डैश 2 1 1 ऐसे। फिर इसको लिखेंगे अल्फा डबल डैश 1 0 1, है ना। अलग अलग हम कांस्टेंट निकालेंगे, बीटा डबल डैश -1 2 1 और फिर गामा डबल डैश 2 1 1, ठीक है। फिर जो हमारी मैट्रिक्स बन के आएगी टीबी, वो हमारे पास आएगी अल्फा हमारे पास, फिर बीटा गामा, फिर अल्फा डैश, अल्फा बीटा डैश और फिर गामा डैश, फिर अल्फा डबल डैश और बीटा डबल डैश और गामा डबल डैश, है ना। ये मैट्रिक्स बन के आएगी। समझ आई बात कि नहीं, बताओ, कर पाएंगे इसको? R3 से लेके R3 पे फंक्शन जो डिफाइन किया गया है TXYZ करके है ऐसा, जहाँ पे B हमारे पास 1 0 1 है, -1 2 0 करके है। तो मैट्रिक्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो सारी बातें हमने यहाँ से आपसे की, ठीक है। अभी लगभग 20 मिनट और क्लास चलेगी आपकी, ये मान लो है ना। 20 से 22 मिनट, आधा घंटा मान के चलो, ठीक है। ओह माय गॉड, यहाँ से सब अल्फा बीटा गामा ये सब वैल्यूज आप निकालेंगे कंपेयर करके, उसको सॉल्व करके, ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू आपको निकालनी है, वो मैं नहीं करने वाला इतना लंबा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है। हमने कहा था खूब सारे क्वेश्चन किएंगे करेंगे, तो उसी टाइप से क्वेश्चन करते जा रहे हैं हम लोग। लेट टी जो है वो F3 से लेके F3 पे मैप है, ठीक है। और F हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब फील्ड है। F कैसी सब फील्ड है, कॉम्प्लेक्स सब फील्ड, है ना। कॉम्प्लेक्स सब फील्ड है जहाँ पे टी ऑफ यक्स वाई जेड डिजाइन करके हमको दिया है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या है, यक्स ऑफ -y + 2z कामा 2 ऑफ x + ऑफ y कामा -(x -(2y + (2z), है ना। ऐसा डिज़ाइन करके दिया गया है। तो हमको पहला ये बताना है कि टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। दूसरा आपको ये सॉल्व करना है रेंज ऑफ टी क्या होती है। तीसरा आपको बताना है नल स्पेस ऑफ टी क्या होता है। चौथा आपको बताना है नलिटी क्या होती है। पांचवा आपको बताना है रैंक ऑफ टी क्या होता है। देखो सब कुछ पूछ रहा है इसमें, हर एक चीज पूछ रहा है। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे बताओ। आपको सिंपल सा काम करना है, आपको एक बेसिस लेनी है और उस बेसिस की हेल्प से आपको इसकी मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बना के सारा काम कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला काम आपको ये करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर की नहीं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मैं स्टार्टिंग में बहुत क्वेश्चन इसके कराया हूँ, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी को आपको दिखाना होगा अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी। अगर आप ये दिखा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरे के लिए हम
बनाते हैं बेसिस। बेसिस हमारी स्टैंडर्ड क्या होगी 100 010 और 001। बेसिस से हम मैट्रिक्स निकालते हैं, तो ये सब चीज़ें निकालना थोड़ा आसान पड़ जाएगा, है ना। मैट्रिक्स निकालो। मैट्रिक्स निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसकी हम इमेज निकालेंगे T100। एक्स को 1 रखना है, बाकी सबको 0। तो जैसे ही आप एक्स को यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 2z है लास्ट में, ठीक है, दिस इज अ 2z। एक्स को जैसे ही 1 रखेंगे तो आएगा 1 कामा 2 कामा -1। और इसी तरीके से T010 निकालेंगे, यानी y को 1 रखेंगे, यानी -1 1। और ये आ जाएगा -2। और फिर T001 यानी z में हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2। और यहाँ पे हो जाएगा z है ही नहीं तो 0 मान लो, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमारे पास देखो बेसिस हमने लेके चली है कौन सी, स्टैंडर्ड। तो जब आप स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलते हैं तो ये जो इमेज वाले वेक्टर आते हैं उन्हीं को हम कॉलम वाइज रख देते हैं, मैट्रिक्स बन जाता है। लेकिन अगर बेसिस स्टैंडर्ड नहीं है तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, फिर जाके वर्क करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से मैट्रिक्स बन गई टीबी। बेसिस के रिस्पेक्ट में क्या बनी 1 -2 और -1, -1 1 -2 और आ गया 2 0 और 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी, कितने क्रॉस कितने की, 3 क्रॉस 3 की। अब इसको दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनी, मैं फिर से लिखता हूँ एक बार। मैट्रिक्स हमारे पास बनी 1 2 और यहाँ था -1। फिर हमारे पास था इधर -1। फिर हमारे पास क्या था 1। और फिर हमारे पास -2। फिर हमारे पास था 2। फिर था 0 और फिर हमारे पास था 2। यही मैट्रिक्स बनी, ज़रा ध्यान दो, चेक करते हैं। 202, हाँ यही मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स बनी। अब इसका इसको इसको रो इक्लन फॉर्म में बनाओ। तो रो इक्लन फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होता है, ऑपरेशंस लगाने होते हैं। तो लगाओ ऑपरेशन, कैसे लगाओगे, हमें ये वाला टर्म 0 करना है, ये 0 करना है, पहला टास्क यही। तो हम क्या कर देंगे, R2 में अगर वर्क कर दें, हम क्या करें R2 से माइनस कर दें 2 ऑफ R1 तो काम चल जाएगा। ऐसे R3 में काम करें, कैसा काम करें, R1 को R3 में ऐड कर दें तो काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला, इसको लगाने से, ये ऑपरेशन करने से हमारे पास ये आया 1 ऑफ -1 2। जैसे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे 0, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 3 आएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो -4। फिर ऐड करोगे लास्ट वाले को 0, ये हो जाएगा हमारे पास -3, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये आ गया। अब क्या होता है कि इसको 0 बनाना होता है रो इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए। तो हमारे पास R3 में काम करना है, कैसा, R3 में अगर R2 हम ऐड करते हैं तो वर्क हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1 -1 2 0 3 -4 और ये जगह 0 ऐड कर दोगे 0 तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, अब हमारे पास ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बन गई। तो आप पाइवोट बना लो, पहला पाइवोट ये, दूसरा मतलब जो फर्स्ट मतलब हमारे पास जो पहली रो है उसका नॉन जीरो एलिमेंट, दूसरी रो का नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास पाइवोट होता है। पाइवोट में जो कॉलम्स आ रहे हैं, पाइवोट में जो कॉलम्स आ रहे होते हैं, पाइवोट में जो भी कॉलम्स आ रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, रेंज स्पेस ऑफ टी निकालने के लिए जो कॉलम पाइवोट में आ रहे होते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स में वही कॉलम देखते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स में वही कॉलम हम रेंज स्पेस ऑफ टी के लिए जनरेशन के लिए रख देते हैं। समझ आया कि जो हमारे पास रो इक्विवेलेंट फॉर्म मैट्रिक्स में कॉलम आ रहे होते हैं वही कॉलम हम ओरिजिनल मैट्रिक्स में देखते हैं, और ओरिजिनल मैट्रिक्स को ऐसे RT टाइप में हम रख देते हैं, वो रेंज टी को जनरेट करते हैं। तो रेंज टी हो गया। फिर हम बात करते हैं नल स्पेस ऑफ टी की। नल स्पेस ऑफ टी क्या होता है, देखो NT की बात करते हैं। तो NT के अंदर अगर कोई वेक्टर होता है तो हमारे पास TV को 0 होना होता है। तो सिंपल सा प्रोसेस इसमें हम लगाएंगे, 1 -1 2 एंड 2 1 0 और 1 -2 2। यहाँ पे इसको 0 करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा 0 करना टफ हो जाएगा। जो इसका हमारे पास बिहेवियर रहेगा सेम इसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म का बिहेवियर होता है। तो हम इस मैट्रिक्स की जगह पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म वाली मैट्रिक्स यूज कर लेंगे, हमारे पास नल स्पेस निकल आएगा। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म वाली मैट्रिक्स क्या होती है, -1 2, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सॉल्व करना टफ पड़ जाएगा, इसलिए हम आसान बनाने के लिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म वाली मैट्रिक्स का यूज़ कर लेते हैं। 1 -1 2 0 3 4 माइनस का, ठीक, और 0 0 0 ऐसा है हमारे पास। इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास क्या आएगी 0 0 0 टाइप से आनी चाहिए, यही आना चाहिए।
तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ऑफ माइनस ऑफ वाई प्लस 2 ऑफ जेड बराबर 0, और फिर आ जाएगा 3 ऑफ वाई माइनस 4 ऑफ जेड बराबर 0। इसको जब सॉल्व करोगे 3y 4z के बराबर हो गया, यानी y बराबर हो गया 4/3z, ऐसा आ गया। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा y माइनस 2 ऑफ z, तो ये हो जाएगा y माइनस 2z की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y लिखने क्या, z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3y/4, तो 2 2 हो गया हमारे पास 4, 2 2 हमारे पास हो गया 4, z की वैल्यू रखती है ना। और ये हमारे पास आ गई 2 1 कम 2, 2y से 3y गया तो माइनस का y बटे आ गया 2, x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गया। तो पहला वेक्टर x है, दूसरा वेक्टर है हमारे पास y हमारे पास माइनस का 2x है, यहाँ से निकाल लेंगे। फिर तीसरा वेक्टर है z, y की जगह पे जब माइनस 2x रखोगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे y की जगह पे जैसे ही आप माइनस 2x रखेंगे तो यह आ जाएगा 3 2 6/4z। तो दो, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, नहीं यहाँ 2 3 6, तो माइनस का 3/2 यक्स, इस टाइप से एक वेक्टर आएगा, यानी यक्स हमारे पास इसका फ्री वेरिएबल होगा। समझ रहे हो, एक्स हमारे पास इसका क्या होगा, फ्री वेरिएबल होगा। तो यहाँ से ये बात पता चली कि जो नल स्पेस ऑफ टी, मतलब एक वेरिएबल में बना लो, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन पता चल रही है ना, रैंक यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल गई, रैंक ऑफ टी कितनी हो गई 2, तो रैंक हमारे पास क्या होगा, नलिटी ऑफ टी क्या होगी, 3 से 2 माइनस कर दो, क्योंकि आर्डर इसका 3 है, 3 से जैसे 2 माइनस करोगे हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 3 से जैसे ही आप 2 माइनस करेंगे ऑर्डर इसका हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे नल स्पेस क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट, इसका -2 और इसका -3/2, इससे नल स्पेस हमारा जनरेट हो जाएगा। 1 मिनट मैं कॉल ले लेता हूँ।
यार भाई सॉरी सॉरी सॉरी, आप सब लोगों को थोड़ा अर्जेंट कॉल की वजह से मुझे जाना पड़ा। तो मैं कह रहा था ये कि जैसे नल स्पेस रेंज स्पेस निकालना हो तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, और जब ये कर सकते हैं तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट के बारे में देखते हैं क्या है। अब थोड़ी सी एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसको करिए, आप लोग देखिए कर पाएंगे या नहीं। क्वेश्चन लिखो। हमारे पास क्वेश्चन है कि लाइक लेट बी एक मैट्रिक्स है। जब भी इस तरीके का मैट्रिक्स आपको दिया जाए 1 -1 और -4 एंड 4 ऐसा दिया गया, एंड टी इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, काहे पे है, सी 2x2 से लेके C2x2 पे लीनियर ऑपरेटर दिया गया। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर का मतलब होता है जो यहाँ पे होगा वेक्टर स्पेस वही डोमेन का कोडोमेन का सेम होने वाला है। ठीक है, और मैट्रिक्स डिफाइन है टी ऑफ बी, नहीं नहीं दिस इज नॉट फाइन। इसको टी ऑफ ए इज इक्वल टू डिफाइन करके दिया गया है, इसमें टी ऑफ ए इज इक्वल टू ऐसा डिफाइन करके दिया गया, टी ऑफ ए इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, फाइंड नलिटी ऑफ टी, आल्सो फाइंड टी स्क्वायर, है ना, फाइंड फाइंड नलिटी ऑफ टी, आल्सो फाइंड ए टी स्क्वायर, है ना, आल्सो फाइंड टी स्क्वायर। नलिटी फाइंड करनी है और टी स्क्वायर फाइंड करना है। देखो कैसे करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, हो सकता है मिल जाए, है ना, तो आपको करना क्या होता है कि हमें बेसिस लिखनी होती हैं, बेसिस। अब मैट्रिक्स 2x2 की है तो बेसिस स्टैंडर्ड कैसी होंगी, इस तरीके की होती हैं। हमें जब भी इस टाइप का मतलब मिले क्वेश्चन तो हमें बेसिस सबसे पहले लिखना होगा, और बेसिस जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है वो किस टाइप की होती है, वो इस टाइप की होती है 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरीके की होती है। FN ओवर F की जो बेसिस हम लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं, बताओ। ठीक है, अब हम क्या क्या करना है कि इस बेसिस को हमें इस पे ऑपरेट करना है मैट्रिक्स पे। तो हम पहले बेसिस का एलिमेंट लेते हैं 1 0 0 0, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इधर बी मैट्रिक्स फिक्स है 1 -1 -4 4, है ना, और इधर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या आ गई 1 0, यानी बेसिस वाला एलिमेंट ये। अब करो इसको मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करोगे 1 का 1 में हुआ, उनका 0 में हुआ तो 1 आ गया, फिर 1 का 0 में होगा 0 आएगा, 4 का 1 में होगा -4 आएगा, बाकी हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको एक कोऑर्डिनेट वेक्टर पता चला, 1 प्लस का 1, पहला 1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर -4 लिखो, फिर 0, इस तरीके से वेक्टर को लिखो। दूसरा टी ऑफ 0 1 0 0, इसको निकालो। एक मैट्रिक्स फिक्स है यहाँ पे, उसको बदलना नहीं होता है, ये हमारे पास 0 1 0 0। जब भी रैंक रेंज टी स्क्वायर ये सब बवाल पूछे ना, तो आप ट्राई करो कि आप इसी तरीके से बेसिस ले लो स्टैंडर्ड और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 1 का 1 में 1 आएगा, 4 का 0 में 0 हो जाएगा, 4 का 1 में -4 आ जाएगा। इसको जब कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखोगे 0 1 0 -4 ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर टी ऑफ 0 0 1 0, इसका जब निकालेंगे तो कैसे आएगा 1 -1 -4 4, इसको चेंज नहीं करना है, 0 0 1 0 इसको ऐसे रखना है। मल्टीप्लाई जब करोगे तो -1 आएगा, इसको करोगे तो 0 आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 4 ऑफ 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो कोऑर्डिनेट वेक्टर इसका हो गया -1 0 4 ऑफ 0। ठीक है, टी ऑफ 0 0 0 1, इस तरीके से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये हमारे पास क्या है 1 -1 और -4 और 4 यहाँ पे है 0 0 0 1, इससे जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आएगा इसका मल्टीप्लाई 0, फिर आ जाएगा -1, फिर इसका आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 -1 0 4। दिस इज अ कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, कोऑर्डिनेट वेक्टर मिल गए। अब हमको क्या बनानी है, मैट्रिक्स। तो पहला कोऑर्डिनेट वेक्टर है 1 0 -4 0, तो पहला हमारे पास है 1 0 -4 ऑफ 0। दूसरा कोऑर्डिनेट वेक्टर है 0 1 0 -4 0 1 0 -4। तीसरा कोऑर्डिनेट वेक्टर है -1 0 4 0 -1 0 4 0। ठीक, फिर चौथा कोऑर्डिनेट वेक्टर है 0 -1 0 4 0 -1 0 4। ठीक, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है ऐसा। ये 4x4 की हमारे पास मैट्रिक्स बन गई टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। समझ में आया। जब हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है तो चीजें थोड़ा आसान हो जाती हैं। कैसे आसान हो जाती हैं, देखो। अब हमको निकालना क्या, नल स्पेस
है ना, नलिटी निकालना है या नलिटी निकालना है ना, क्या निकालना है, नलिटी निकालना है, नलिटी ऑफ टी। नलिटी क्या होती है, डायमेंशन होती है। नलिटी क्या होती है, ये होती है नलिटी ऑफ टी निकालनी। नलिटी क्या होती है, आप डायमेंशन ऑफ वी ले लो, वी माइनस कर दो, क्या हमारे पास वी की डायमेंशन यहाँ पे 4 है वेक्टर स्पेस टोटल, और माइनस करना होता है रैंक ऑफ टी। तो वी से अगर 4 से हम रैंक ऑफ टी माइनस कर दें तो नलिटी मिल जाएगा। बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसको रो इक्वलेंट फॉर्म से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे, 1 0 ऑफ 1 माइनस 1 0, ये तो जीरो है ही है, 1 0 ऑफ माइनस 1। हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0 और 0, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 0, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 0, फिर ये हो गया तो 0 पहले से है, ये आ गया -4 और ये आ गया 0, ये आ गया 4। हमने क्या किया इसमें, R3 में काम किया है। कैसा R3 में काम किया, R3 में ऐड किया है 4R1। ठीक, अब हमने एक दूसरा और हम ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सा, 1 0 -1 0 0 1 0 माइनस ऑफ 1, और ये आ गया 0 0 0 0। फिर इसको जब ऐड करेंगे हम, ये 0 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये भी 0 0 आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, R4 में काम किया। कैसा, R4 प्लस 4 ऑफ R2। ठीक है, यहाँ से अब देखो पाइवोट आपको मिल जाएंगे, ये रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई मैट्रिक्स। यहाँ से पहला पाइवोट और दूसरा पाइवोट, तो यहाँ से हमें पता चला जो रैंक ऑफ टी है वो कितना हो गया हमारे पास, 2। तो जब रैंक टू हो गई हमारे पास, तो नलिटी की डायमेंशन कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो गई। बस खत्म। हमें टी स्क्वायर रखना है तो टी इंटू टी कर दो, यहाँ पे टी लिखो, टी और टी लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स का, तो टी स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। समझ आई बात कि नहीं, बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन को डील करना समझ पा रहे हैं आप या नहीं, आई थिंक कर पा रहे होंगे, है ना, बहुत बढ़िया। चलो, अब इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, उसको भी देख लेते हैं और फिर इसे हम फिनिश करते हैं। हमने कहा था कि 2 लेक्चर तो मतलब 2 लेक्चर, भले 2 घंटे का लेक्चर जाए, ओके। मतलब 4, अगर 1 1 घंटे का भी लेते तो 4 लेक्चर में खत्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर फंक्शनल। क्या आता है, लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल हमारे पास क्या होता है, लीनियर फंक्शनल, इसके बारे में हम बात करते हैं। करो बात भाई। लीनियर फंक्शनल बेसिकली क्या होता है हमारे पास, देखो कि अगर वी हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, लेट वी और एफ हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस। तो एक एफ डिजाइन करो वी से लेके फील्ड पे, पहले वी से लेके वेक्टर स्पेस पे ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन करते हैं, लेकिन आप फील्ड पे करेंगे। इसको हम कहेंगे कॉल्ड लीनियर फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल। इसको हम लीनियर फंक्शनल कहेंगे इफ, अगर ये क्या करे, एफ ऑफ अल्फा वी प्लस यू, ये हमारे पास अल्फा ऑफ एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ वी यू, ऐसा ये ओपन करके दे दे। ठीक है, फॉर ऑल जहाँ पे वी कामा यू हमारे वेक्टर स्पेस के मेंबर हैं, अल्फा फील्ड का मेंबर है। अगर कोई भी वेक्टर स्पेस से फील्ड पे एक मैपिंग हम ड्रॉ करते हैं और उस मैपिंग को हम लीनियर फंक्शनल कहेंगे। कब कहेंगे, जब इस टाइप का कोई टर्म हमारे पास वर्क करे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर वी और एफ हमारा एक वेक्टर स्पेस है और एफ वी से लेके एफ पे कार्ड करेंगे, उसको कहेंगे हम लीनियर फंक्शनल। अगर एफ अल्फा वी प्लस यू हमारे पास क्या आ जाए, अल्फा ऑफ एफ वी प्लस एफ यू हो, फॉर ऑल वी कामा यू बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस में जहाँ पे अल्फा फील्ड का मेंबर है, तो दिस इज द लीनियर, क्या होता है हमारे पास, लीनियर फंक्शनल। एक डेफिनेशन और आती है, उसको भी देखो। ड्यूल स्पेस एंड ड्यूल बेसिस क्या होते हैं, ड्यूल स्पेस एंड ड्यूल बेसिस, ड्यूल स्पेस और ड्यूल बेसिस क्या होता है, इसके बारे में भी जान लो। जो लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन होता है वेक्टर स्पेस के ऊपर, उसी को हम ड्यूल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे आम भाषा में लिख लो कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल, ऑफ ऑल, collection of all linear functional on V is called collection of all linear functional on V is called the dual space on V, the dual space on V, ठीक है, and denoted by V cap, and denoted by V cap। V cap को हम इससे बोलते हैं V
वी कैरेट, वी कैरेट इसका नाम होता है। जो लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन होता है उसी को ड्यूल स्पेस कहते हैं, वी कैप से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे इसको वी स्टार से भी लिखते हैं, ठीक है। एंड द बेसिस ऑफ ड्यूल स्पेस, द बेसिस ऑफ dual space is known as dual basis. The basis of dual space is known as dual basis and denoted by a कैप और a स्टार। उसको हम a कैप या फिर a स्टार से डिनोट करेंगे, जिसे हम ड्यूल स्पेस या फिर ड्यूल बेसिस कहते हैं, जिसे हम ड्यूल स्पेस या फिर ड्यूल बेसिस कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन वी is called dual space on V and denoted by V cap. The basis of dual space is known as a dual basis and denoted by A star. Clear? बहुत बढ़िया। अब इसमें क्वेश्चन arises कि how to find dual basis, how to find ड्यूल बेसिस, कि हम ड्यूल बेसिस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, या ड्यूल बेसिस फाइंड करने का तरीका क्या होगा। अब इसमें लिखो, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, एक बड़ा भारी भरकम सा 3-4 क्वेश्चन लिखते हैं। बी इज अ बेसिस फॉर, एक कराएंगे बाकी सब आप करेंगे। बी हमारे पास बेसिस है फॉर V3 और C के लिए। द ड्यूल बेसिस बी, द ड्यूल बेसिस बी हमारे पास ड्यूल बेसिस होगी तो क्या होगी, पहली इसकी ड्यूल बेसिस आपको बताना है। बी हमारे पास बेसिस दी गई है आपको 1 0 -1, फिर दूसरा क्या दिया गया है 1 1 1, फिर तीसरा क्या दिया गया है 2 2 0, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक दूसरा बी डिफाइन के, सबकी ड्यूल बेसिस निकालना है ना, 1 2 -3, फिर हमारे पास 1 -1 1, फिर हमारे पास 2 -4, 7, ठीक। तीसरा आपको दिया गया है बी हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 1 0 -1 और -1 1 0, फिर हमारे पास 0 1 1, ठीक है। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक चौथा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं साथ में। चौथा क्वेश्चन कि 1 बी हमको दिया गया है 1 ऑफ -1 3 और फिर 0 1 ऑफ -1, फिर हमको दिया गया 0 3 ऑफ -2, ठीक। अब ये 4 हमको पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब 4 हमें बेसिस दी गए। अब इसमें से हमें ड्यूल बेसिस फाइंड करना है कि ड्यूल बेसिस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो हम पहले का बताते हैं, बाकी 3 आपका HW रहेगा, ठीक। करो कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला लिखते हैं। जो भी पहला हमारा पास बेसिस है उसे आप लिख लो। कैसे लिखो, V1 V2 V3, 3 वेक्टर हैं, ऐसे लिख लो। जो V1 है वो हमारे पास वेक्टर है 1 0 -1, जो V2 है वो हमारे पास वेक्टर है 1 1 1, बहुत बढ़िया। जो V3 है वो हमारे पास वेक्टर है 2 2 0, बहुत बढ़िया, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं B स्टार बी द ड्यूल बेसिस। इसको हम मान लेते हैं कि ड्यूल बेसिस है वो ऐसी है कुछ, phi 1 phi 2 और phi 3, 3 ही वेक्टर आएंगे, क्योंकि जब बेसिस के अंदर 3 वेक्टर हैं तो ड्यूल बेसिस के अंदर भी 3 वेक्टर होंगे। अब ये phi 1 phi 2 phi 3 निकालना है, इनको निकालने का तरीका क्या होगा वो हम देखते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई वेक्टर v है, कोई भी वेक्टर v है और वो इस टाइप का है, कोई वेक्टर v है ABC टाइप का और वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास V3C के अंदर, ठीक। बहुत बढ़िया। तो क्या ये वेक्टर है तो इस वेक्टर को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देखो यही हमेशा पूछा जाता है बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो कांस्टेंट ले लेना है C1 1 0 ऑफ -1, पहला वेक्टर, मतलब ऐसे ना लिखो तुम, ऐसे पहले इसको हम लिखते हैं फिर डिजाइनर बनाते हैं। एक क्वेश्चन ढंग से समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। वी वेक्टर है हमारे पास ऐसा, तो जैसे वी है तो ABC है हमारे पास वेक्टर, तो इसको हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बेसिस के अंदर B1 B2 B3 आ रहा, तो हम C1 ऑफ B1
C2 ऑफ B2 C3 ऑफ B3 कर सकते हैं। यहाँ पे C1 B1 की वैल्यू क्या है 1 0 ऑफ -1, C2 V2 की वैल्यू क्या है 1 1 1, C3 V3 की वैल्यू क्या है 2 2 0। ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो C1 प्लस ऑफ C2 प्लस ऑफ 2C3 कामा, यह आ जाएगा C2 प्लस ऑफ 2C3 कामा माइनस का C1 प्लस का C2, ये हमारे पास आ गया। और इधर हमारे पास क्या है ABC। ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से जब ध्यान दोगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसे कंपेयर करोगे तो आएगा C1 प्लस C2 प्लस 2C3 बराबर A के आएगा, और यहाँ से आएगा C2 प्लस 2C3 बराबर B के आएगा, और यहाँ से माइनस का C1 प्लस का C2 बराबर C के आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे -C1 C2, अब यहाँ से हमको ट्राई करना है। ट्राई क्या मतलब C1 और की वैल्यू, C2 की वैल्यू और C3 की वैल्यू निकालनी है, इनको सॉल्व करके। कैसे निकालोगे? इन टर्म्स ऑफ ABC। देखो ट्राई करते हैं कैसे निकालें। जैसे कि हमारे पास, जैसे मान लो यहाँ से अगर हम मैं देखूँ तो C1 बराबर हमको दिया गया है C माइनस C2। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ, C1 को इधर भेज दूँ, नहीं ये गड़बड़ हमने लिख दिया है। C1 बराबर दिया गया है, C1 को मैंने इधर भेजा, C को इधर भेजा, तो C हो गया माइनस का, C2 हो गया प्लस का। यहाँ से C1 की वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ C2, तो यहाँ से C3 की वैल्यू निकाल लो। C3 की वैल्यू आ जाएगी B माइनस C2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से सेकेंड वाले से C3 की वैल्यू निकाल ली। अब देखो हमें दिया गया है C1 प्लस C2 प्लस का 2C3 बराबर A। ठीक, तो जब C1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे माइनस का C प्लस का C2 प्लस का, यहाँ पे C2 की वैल्यू नहीं रखते हैं, ऐसे ही छोड़ दो इसको। C2 C3 की वैल्यू जब हम रखेंगे B माइनस C2 डिवाइड बाई 2 बराबर A। तो यहाँ से C2 से C2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा माइनस ऑफ C प्लस ऑफ B माइनस ऑफ C2 बराबर A। ऐसा कुछ आएगा बराबर A। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम C2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, C2 को इधर ले जाएंगे, C2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, A को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, A को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का A माइनस का C प्लस का B हो जाएगा। ठीक है, और ये C2 हमारे पास, एक मिनट ध्यान से देना, ये C2 हमारे पास यहाँ प्लस का है। हाँ, तो C2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई माइनस A माइनस C प्लस का B। सही वैल्यू आई है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ से जब C1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो C1 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का C प्लस का C2 आएगा, और यहाँ से जब C3 की वैल्यू निकालेंगे तो B माइनस C2 बाई 2 आएगा। ठीक है, जब वहाँ से C3 की वैल्यू पुट करोगे और C1 की वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस का C और माइनस का C2, C और C2 को अगर हम इधर भेज दें तो दोनों हो जाएंगे प्लस, और इधर आ जाएगा माइनस का B। ठीक है, वैल्यू सही है C2 की। ठीक है, C1 की वैल्यू निकालो। अब C2 की निकल गई तो C1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, C1 बराबर है माइनस ऑफ C। C2 की वैल्यू रखोगे तो C2 की वैल्यू माइनस ऑफ है माइनस ऑफ C प्लस का B। ठीक, प्लस का B। यहाँ से कुछ तो गड़बड़ हुआ है, C2 की वैल्यू कुछ तो गड़बड़ हो रही, दोबारा निकालते हैं। मैं दोबारा नहीं निकालता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो क्या आती है। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसको, किसको सॉल्व करोगे, इसी वाले को, तो C1 की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी A माइनस B, और C2 की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास A माइनस ऑफ B प्लस C। हमारा माइनस A माइनस C आ रहा है, जरा ट्राई करना है एक बार, फिर ना निकले तो मुझे भेजना, मैं व्हाट्सएप पे लगा के भेज दूंगा। ठीक है, कैसे वैल्यू निकालते हैं C3, मतलब एक दूसरे को सॉल्व करके वैल्यूज निकालनी। इसकी वैल्यू निकलेगी माइनस ऑफ A और प्लस ऑफ 2B माइनस ऑफ C डिवाइड बाई हमारे पास 2। ये वैल्यूज हमारे पास C1 C2 C3 की आएंगी। ठीक है, और जैसे ही C1 C2 C3 की हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं, फिर हमारे पास एक आता है ब्रह्मास्त्र, ड्यूल बेसिस निकालने का। क्या होता है ब्रह्मास्त्र, इसके लिए आपको याद रखना है डेल्टा आई जे
की वैल्यू 0 या 1 होगी जब i हमारा j के इक्वल नहीं होगा, जब i हमारा j के इक्वल होगा तब 1 होगी। तो हम क्या लिखेंगे, फाई लिखा था, फाई 1 फाई 2, फाई ऑफ ए बी सी, अगर इसको हम इक्वल कर देंगे किसके, C1 फाइव आई V1 के प्लस C2 फाई आई और V2 के प्लस C3 फाई आई और V3 के, मतलब जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था उसी में हमने फाई आई ऑपरेट कर दिया। फाई आई ऑपरेट करने के बाद हम इस पे क्या लिखेंगे, फाई ऑफ 1 लगाएंगे। बहुत ध्यान से देखना, फाई ऑफ 1 ABC, तो हमारे पास आएगा C1 फाई ऑफ 1 B1 प्लस आ जाएगा C2 फाई ऑफ 1 B2 प्लस आ जाएगा C3 फाई ऑफ 1 B3। अब बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा कुछ डेल्टा आई जे, ये डेल्टा आई जे टाइप का है, तो डेल्टा आई जे यानी 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 3 है, यहाँ पे 1 और 1 है। जो 1 और 1 है वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, और जो 1 किससे डिफरेंट है वो हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसकी अल्टीमेट वैल्यू आई है C1 और फाई 1 और B1। फाई 1 B1 हमारे पास 1 होता है, और C1 की वैल्यू आप लोगों ने निकाल के रखी है। C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, A माइनस ऑफ B आई है। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से जब आप फाई 2 ABC निकालेंगे, फाई 2 ABC, तो ध्यान दो, जब यहाँ पे 2 2 रखेंगे तो 2 1 ये 0 हो जाएगा, 2 3 ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास C2 बचेगा। C2 की वैल्यू हमने निकाली है, क्या आई है, A ऑफ माइनस B प्लस का C। फिर इसी तरीके से जब फाई 3 ABC निकालेंगे आप तो आएगा C3 की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है क्या, ऊपर देखो, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -A/2 प्लस का B माइनस C/2, है ना, तो यह आ जाएगा हमारे पास -A/2 प्लस का B माइनस का C/2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक। तो अब ये जो हमारे पास फंक्शन हुए फाई 1 फाई 2 फाई 3, यानी ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, यही हमारा बनाता है बेसिस, यानी B स्टार हमारा क्या आएगा, A माइनस B, फिर A माइनस बी प्लस सी कामा माइनस का A/2 प्लस का B माइनस का C/2, ये हमारे पास क्या फॉर्म करता है, बेसिस, इसकी ड्यूल बेसिस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी आगे की सारी ड्यूल बेसिस करिएगा, ना हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो चैप्टर होता है वो फिनिश होता है। अब आगे जब मैं डिस्कस करूंगा, मतलब 1-2 दिन बाद, अब कल तो लेक्चर आएगा नहीं इसका, कल के बाद परसों वगैरह आएगा, तो हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पे डील करेंगे आपसे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।